टाइम स्टार्ट होता है तो हम स्टार्ट करते हैं। गुड मॉर्निंग टू ऑल। बेटा हम आज एक बहुत अच्छा क्वेश्चन करवा रहे हैं सिंगल एंट्री का, क्योंकि हमारे चैप्टर क्या क्या हो चुका है, प्री एंड पोस्ट चैप्टर हो चुका है हमारा। प्री पोस्ट के बाद रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर, उसके बाद हो चुका है सिंगल एंट्री, उसके बाद हो चुका है बोनस इशू। यही हुआ ना बस अपने। लेकिन सिंगल एंट्री में जैसे मैंने कहा था कि कुछ क्वेश्चन मैंने छोड़ दिए जो बाकी बेच में करवाए हैं, अर्ली बर्ड में करवाए हैं, आपको नहीं करवाए, वो करवाना जरूरी है। जो अच्छे क्वेश्चन है मैंने कहा था वो बाद में कराऊंगा, थोड़ा सा आपका एक अंडरस्टैंडिंग लेवल और बढ़ जाए। तो उसमें आप सिंगल एंट्री का एक बहुत शानदार क्वेश्चन है वो निकाल लीजिए। वो है आपका क्वेश्चन नंबर 5 ऑफ एडवांस प्रॉब्लम। एडवांस प्रॉब्लम का क्वेश्चन 5। ऑनलाइन वाले बच्चों और पास वाली क्लास में जो बॉयज बैठे हैं वो सभी क्वेश्चन नंबर 5 निकाल लें कि आजाद वाला। इसमें बेसिक कुछ नहीं है। शुरू कर सकते हैं हम। डिस्टेंसिंग के साथ बैठिएगा और अपनी खुद की सेफ्टी के लिए मास्क भी लगा के रखिएगा, इसमें आपकी अपनी भी सेफ्टी है। पास की क्लास में जो बॉयज बैठे हैं वो भी मास्क लगा के रखिएगा बेटा। क्या मैं क्वेश्चन पढ़ना स्टार्ट करूं? करूं बेटा? ठीक है। देखिए क्वेश्चन 5 बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, सिंगल एंट्री का है लेकिन शानदार क्वेश्चन है। इससे हमारा सिंगल एंट्री पर ग्रिप बढ़ेगा। तो ये क्वेश्चन आपको सिर्फ समझना है, नोट नहीं करना है, घर जाके इसको सॉल्व करना है। क्योंकि वैसे भी संडे को आप लोग को काफ़ी टाइम मिलेगा होमवर्क करने के लिए, क्योंकि हम आपकी 2 या 3-4 ऑनलाइन क्लासेस ही रखेंगे, बाकी आप दिन भर फ्री रहेंगे। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 5 के आज़ाद हु इज इन बिजनेस एज ए होल सेलर। ये मैन्युफैक्चर नहीं है बल्कि होल सेलर है। इन सनफ्लावर ऑयल एक बिजनेसमैन है के आज़ाद, वो सनफ्लावर ऑयल में डील करता है। वो इज ए क्लाइंट ऑफ यूर अकाउंटिंग फर्म। हमारी अकाउंटिंग फर्म है, मतलब हमारी फर्म अकाउंटिंग का काम करती है और वो हमारा क्लाइंट है, मतलब हम उसकी अकाउंटिंग करते हैं। और यू आर रिक्वायर्ड टू ड्रॉप ए फाइनल अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2011 फ्रॉम द फाइल यू पिक्ड अप द बैलेंस शीट एज ऑन 31 मार्च 2010 की हमें बैलेंस शीट दी गई है। के आज़ाद की 31 मार्च 2010 की हमें बैलेंस शीट गिवन है। उसकी कैपिटल है 150, क्रेडिटर फॉर गुड्स परचेज है, 12% सिक्योरिटी डिपॉजिट फ्रॉम कस्टमर। ये कस्टमर को माल बेचने के पहले उनसे कुछ डिपॉजिट भी लेता है और जो डिपॉजिट लेता है उस पर उसे 12% इंटरेस्ट भी देता है। तो क्रेडिटर फॉर एक्सपेंसेस जो 12% सिक्योरिटी डिपॉजिट फ्रॉम कस्टमर, उधार माल बेचने के पहले कि कहीं उनका पैसा उधार माल जो बेचा है उसमें उधार कहीं डूब ना जाए, तो कुछ मनी उनसे डिपॉजिट के फॉर्म पे ले लेता है और वो डिपॉजिट पर 12% इंटरेस्ट की रेट भी गिवन है। और ये डिपॉजिट ओपनिंग में 50 है। इस पर इंटरेस्ट का मैटर आपको ध्यान रखना पड़ेगा। हो सकता है पूरा क्वेश्चन आपको इंटरेस्ट का कहीं नामो निशान न दिखाए, नीचे क्वेश्चन में इंटरेस्ट के बारे में कुछ नहीं लिखा हो, तब भी आपको क्या करना पड़ेगा, इस 50,000 पर 12% का इंटरेस्ट का मैटर डील करना पड़ेगा। या तो इंटरेस्ट पे हो गया होगा और यदि पे नहीं हुआ तो वो आउटस्टैंडिंग होगा। कुछ नहीं कुछ तो होगा, दो में से एक चीज से होगी, या तो पेड या अक्रूवल। देखते हैं आगे क्वेश्चन क्या चाहता है। अब क्रेडिटर फॉर एक्सपेंसेस, रेंट, सैलरी, कमीशन, ये 3 एक्सपेंसेस आउटस्टैंडिंग है। तीनों एक्सपेंस आउटस्टैंडिंग है जो है पिछले साल के पे इस साल होंगे। तो जो इस साल पे होंगे उसमें से हम इनको लेस कर देंगे। ये लास्ट की लाइबिलिटी इस साल पे होगी तो जो एक्सपेंस पेड है उसमें से तीनों ओपनिंग आउटस्टैंडिंग लेस हो जाएंगे। कैश बैंक कंबाइंड दिया है तो शायद अकाउंट शायद कंबाइंड बने। और डेटर है फर्नीचर लेस डेप्रिसिएशन है, ये 27 इस साल की ओपनिंग WDV है। और इलेक्ट्रिसिटी डिपॉजिट रेंट एडवांस 12,000 है। रेंट एडवांस का मतलब क्या होता है? मतलब हमने रेंट अगले महीने का पहले पे कर दिया, मतलब हम प्रीमाइसेस यूज अभी करना बाकी है पर पे रेंट हमने दे दिया, उसको बोलते हैं एडवांस रेंट। बेटा एडवांस रेंट अलग होता है
अच्छा, ये तो इधर एडवांस रेंट है और इधर ऊपर रेंट आउटस्टैंडिंग भी दिया है 6,000। अब कैसे हो गया? या तो ये पॉसिबल है कि एक प्रॉपर्टी पर हमारा रेंट बकाया चल रहा है, मतलब हमने प्रॉपर्टी यूज कर ली, प्रीमाइसेस यूज कर लिया पर रेंट नहीं दिया, तो वो हो गया रेंट आउटस्टैंडिंग। एक प्रीमाइसेस पर रेंट आउटस्टैंडिंग है और एक पर एज पर टर्म कंडीशन अभी हमने उसको प्रॉपर्टी को यूज नहीं किया पर हमने रेंट पे कर दिया, वो हो गया एडवांस रेंट। तो दोनों में डिफरेंस होता है, एक आउटस्टैंडिंग रेंट है और एक ही प्रॉपर्टी का एडवांस और आउटस्टैंडिंग नहीं हो सकता। एक ही प्रॉपर्टी का, एक ही प्रीमाइसेस का आप ये कहीं कि रेंट देना बाकी भी है और ये कहीं कि रेंट हमने एडवांस देखा है, वो पॉसिबल नहीं है। क्या मेरी बात समझ रहे हैं? कॉमन सेंस की बात है जो मैं बोल रहा हूँ, क्या समझाऊँ इसके अंदर? तो प्रॉपर्टी शायद तो अलग अलग है। हाँ, दो प्रॉपर्टी रेंट पर है, ठीक है। इलेक्ट्रिसिटी डिपॉजिट, ये इलेक्ट्रिसिटी कंपनी को एमपीबी वगैरह को डिपॉजिट दिया हुआ है, ये हमारी असेट्स है। फिर एक 2-3 व्हीलर टेम्पो वैन, ये व्हीकल है जिसकी WDV 30,000 है। ए समरी ऑफ रफ कैश बुक आपके आज़ाद, बोला कैश बुक है पर इसमें कैश और बैंक दोनों है, देखते हैं। ये समरी ऑफ द रफ कैश बुक ऑफ मिस्टर के आज़ाद फॉर द ईयर एंडेड March 2011 इज एज बिलो। ये मिस्टर आज़ाद के कैश ट्रांजेक्शन है। आप कैश का मतलब सिर्फ कैश मत मानिएगा, इसमें कैश और चेक दोनों होंगे। ये पूरे साल भर के 2010-11 के इनके कैश ट्रांजेक्शन है। क्या क्या? ये कैश एंड बैंक की समरी कंबाइंड ही है, मतलब ये क्वेश्चन ने कैश बैंक कंबाइंड ही दिया है, तो शायद अकाउंट भी कैश बैंक का कंबाइंड ही बनेगा। हाँ बेटा, ये जो स्वामी बेटा, ये जो आपका डाउट है ये सही है, हम थोड़ा इसको डिस्कस करते हैं, पॉइंट आपका कवर होगा। अभी कैश सेल्स, कैश सेल गिवन है, कलेक्शन फ्रॉम ट्रेडर गिवन है, ये कैश और चेक मिलाकर कलेक्शन हुआ है। इधर पेमेंट टू लैंडलॉर्ड 79, मकान मालिक को पेमेंट 79 का हुआ है। सैलरी दी है, मिसलेनियस ऑफिस एक्सपेंस पे हुए हैं, कमीशन पे हुआ है, पर्सनल इनकम टैक्स पे हुआ है। ट्रांसफर ऑन 1 अक्टूबर 2010 टू 12% FD ₹6 लाख। 1 अक्टूबर को 6 लाख रुपया 12% वाली FD खाते में ट्रांसफर किया गया। 1 अक्टूबर 2010 को 6 लाख FD अकाउंट में ट्रांसफर किया गया। कौन से अकाउंट से कौन से अकाउंट में? करंट अकाउंट से FD अकाउंट में। करंट अकाउंट से, तो करंट अकाउंट से क्रेडिट यानी बैंक अकाउंट से क्रेडिट, और FD अकाउंट में, तो FD हमारी होगी इन्वेस्टमेंट। तो एंट्री क्या होगी? FD इन्वेस्टमेंट डेबिट टू बैंक, तो बैंक क्रेडिट हो जाएगा और FD इन्वेस्टमेंट। और ये FD की गई है साल के बीच में, 1 अक्टूबर को। अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, ये FD की गई साल के बीच में, तो इस पर 6 मंथ का इंटरेस्ट भी अक्रू होगा, राइज होगा। तो 6 लाख पर 12% से 72,000 होता है इंटरेस्ट फॉर द इंटायर ईयर। उसका हाफ 36,000 इंटरेस्ट होता है फॉर 6 मंथ। तो ये इंटरेस्ट भी FD पर अक्रू करना पड़ेगा। तो इस FD के लिए, इस इंटरेस्ट के लिए एंट्री क्या होगी? इस FD के इंटरेस्ट को हम FD में जोड़ देंगे। FD के इंटरेस्ट को हम FD में जोड़ देंगे, असेट बढ़ा देंगे, लेना बता देंगे बैंक से कि भाई मिलना बाकी है FD पर, क्योंकि इंटरेस्ट बैंक FD पर इंटरेस्ट मंथ वाइज देता है या पीरियडिकल देता है या FD की मैच्योरिटी भी देता है। जनरली FD की मैच्योरिटी पर ही ब्याज मिलता है, बैंक बीच बीच में ब्याज अलग से पे नहीं करता। FD में मैच्योरिटी पे ब्याज मिलता है, तो ये FD में जुड़ते जाता है, जुड़ते आता है, जुड़ते आता है, जुड़ते आता है, जुड़ते आता है, और जब FD मैच्योर होती है तो पैसा मिल जाता है। तो हम इस इंटरेस्ट को बैंक से लेना बढ़ा देंगे और हमारी इनकम मान लेंगे, तो हम एंट्री पास करेंगे FD अकाउंट डेबिट 36,000, या फिर अलग से पास कर दो अक्रूड इंटरेस्ट डेबिट, इंटरेस्ट अक्रूड ऑन FD डेबिट 36,000 टू इंटरेस्ट ऑन FD। तो हम इंटरेस्ट ऑन FD को क्रेडिट कर देंगे प्रॉफिट एंड लॉस में, तो 36,000 का इंटरेस्ट PNL में हो जाएगा क्रेडिट इंटरेस्ट ऑन FD के नाम से, और असेट में हो जाएगा डेबिट अक्रूड इंटरेस्ट के नाम से। FD बिजनेस की मानेंगे ना? क्यों नहीं मानेंगे जब पैसा बिजनेस का है तो। और उसके बाद फंड बिजनेस का है तो ये FD भी बिजनेस की भी। क्रेडिटर को पेमेंट किया 24 लाख, ठीक है, पेमेंट टू क्रेडिटर है। ए स्क्रूटनी ऑफ द अदर रिकॉर्ड गिव यू द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। क्या है? बहुत शानदार इंफॉर्मेशन है। ड्यूरिंग द ईयर ऑयल वॉज परचेज एट 250 टीन्स पर मंथ बेसिस एट ए यूनिट कॉस्ट ऑफ 1000।
इस होलसेलर ने हर महीने 250 टीन खरीदे, एक महीने में 250 टीन खरीदे तो साल भर में 3000 टीन्स परचेज किए, और ये 3000 टीन खरीदे 1000 रुपीज पर टीन में, तो 3000 मल्टीप्लाई बाय 1000, ये हो गई रुपीज 30 लाख, ये हो गई परचेज ऑफ गुड्स 30 लाख पूरे साल भर की परचेज। और कुछ ना लिखाया जाता, हम इसको हमेशा क्रेडिट परचेज मानते हैं। इस परचेज 30 लाख को हम ट्रेडिंग में कर देंगे डेबिट और क्रेडिटर में कर देंगे क्रेडिट। फिर 5 टीन्स वर डैमेज इन ट्रांजिट इन रिस्पेक्ट ऑफ विच इंश्योरेंस क्लेम हैज बीन प्रिफर्ड। 5 टीन डैमेज हो गए और उसके लिए बीमा कंपनी को लेटर लिख दिया गया, बीमा कंपनी से कांटेक्ट कर लिया गया, उसका शायद वो इंश्योर्ड था गुड्स, इसलिए बीमा कंपनी को उसको इन्फॉर्म कर दिया गया कि हमारे 5 टीन डैमेज हो गए हैं। अब इसके बाद क्या लिखा है? द सर्वेयर हैव सिंस अप्रूव्ड द क्लेम एट 80%। सर्वेयर ने 80% क्लेम एक्सेप्ट कर लिया, जितना मांगा गया था उसका 80% उन्होंने देना एक्सेप्ट कर लिया। ठीक है, एक टीन 1000 का तो 5 टीन 5000 के, 5000 का 80%, 4000 का क्लेम बीमा कंपनी ने देना एक्सेप्ट कर लिया, एक्सेप्ट किया है। अब लिखा है आगे, द डैमेज्ड वंस वर सोल्ड फॉर ₹1500 विच इज इंक्लूडेड इन द केस सेल्स। वो डैमेज टीन 1500 रुपये में बेच भी दिए गए और उनकी जो सेल हुई है वो हमारी केस सेल्स में, जो ऊपर केस सेल गिवन है उसमें वो केस सेल्स में वो सेल इंक्लूडेड भी है। तो ये 3 डैमेज हुए हैं, डिस्ट्रॉय हुए हैं। डैमेज हुए, टूटे फूटे हैं, ऐसा नहीं कि कहीं चले गए, चोरी चले गए हैं, अभी भी हैं, टूट फूट गए, मतलब उसको हम नॉर्मल कस्टमर को नहीं बेच सकते, गिर गए होंगे। तो अब एक टीन 1000 का 5 टीन पाएंगे, तो हम क्या करेंगे? मैं अभी बता रहा हूँ ओरली, मैं अभी भी से अकाउंट खोल दूंगा, तो उस वक्त क्या करूंगा, फिर जब क्वेश्चन कराऊंगा तो मैं क्या करूंगा, आपको ये इमेजिन करना पड़ेगा, तभी आपको अकाउंट समझ में आएगा। और जहां आपका इमेजिनेशन कहीं और चला गया तो फिर ये आपके लिए पॉइंट आपकी अप्रोच से बाहर, फिर सीधे क्वेश्चन कराऊंगा तभी समझ में आएगा। और समझदार बच्चे अभी इशारे में समझ लेंगे। मैं क्या करने वाला हूँ, 5000 रुपये के 3 डैमेज हो गए तो इसको मैं परचेज से करूंगा क्रेडिट, परचेज से क्रेडिट करूंगा, मतलब परचेज में से लेस कर दूंगा, परचेज से करूंगा क्रेडिट, और डैमेज 3 अकाउंट में करूंगा डेबिट। एक अकाउंट खोलूंगा डैमेज 3 अकाउंट में डेबिट करके, एक अकाउंट खोल दूंगा वर्किंग नोट में डैमेज 3 अकाउंट 5000। उसके बाद उसमें चूंकि बीमा कंपनी ने 4000 का क्लेम एक्सेप्ट कर लिया है, डैमेज 3 अकाउंट हमने 5 डेबिट किया, मतलब हमारा लॉस है वो, पर उसमें से 4 तो हमें बीमा कंपनी से रिकवर, तो एंट्री क्या होगी उसकी? 4000 से एंट्री होगी। हाँ अभी तो नहीं, हम 4000 का क्लेम मिल गया या मिलना बाकी है, क्योंकि क्लेम पे हुआ है या एक्सेप्ट हुआ है, उन्होंने सर्वे ने एक्सेप्ट किया है, तो हम क्या करेंगे? बैंक नहीं आएगा, हाँ बाकी है, यस, तो हम इंश्योरेंस कंपनी को करेंगे डेबिट, एज ए डेटर की 4000 लेना, उसको बैलेंस शीट में असेट में दिखा देंगे कि भाई 4000 का क्लेम उसने स्वीकार कर लिया, अब तो हम असेट मान सकते हैं। हाँ क्लेम एक्सेप्ट नहीं किया होता तो इसको हम अभी तो अपना लॉस मान लेते। तो बीमा कंपनी ने 4 का क्लेम एक्सेप्ट कर लिया तो एंट्री होगी इंश्योरेंस कंपनी डेबिट एज एन असेट और डैमेज 3 अकाउंट क्रेडिट। तो डैमेज 3 में 4000 क्रेडिट कर देंगे और बैलेंस शीट में 4000 इंश्योरेंस कंपनी के नाम से डेबिट कर देंगे। अब लॉस कितना बचा? 5000 डैमेज 3 में डेबिट हुआ था, 4000 डैमेज 3 में क्रेडिट हुआ, 1000 का लॉस अभी भी डैमेज 3 में डेबिट में पड़ा हुआ है। यदि आप अकाउंट इमेजिन कर पा रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है अकाउंट को इमेजिन करके इस बनाने में। अब 1000 का लॉस आपका डैमेज 3 अकाउंट में डेबिट में पड़ा हुआ है, पर बीमा कंपनी ने डब्बे यहीं छोड़ दिए बिजनेसमैन के पास कि भाई ये डैमेज टीन, ये खराब टीन, टूटे फूटे टीन लेके हम क्या करेंगे? हम कहाँ बेचने जाएंगे इनको? हम बीमा कंपनी का दुकान खोल के बैठेंगे क्या बीमा कंपनी के बाहर कि ये डब्बे खरीद लो, तेल खरीद लो, तेल खरीद लो, तुम ही ले जाओ, तुम्हें बेच देना। बीमा कंपनी ने 4000 का क्लेम एक्सेप्ट करके डब्बे 3 इसी मिस्टर आजाद के पास छोड़ दिए, इसीलिए शायद उन्होंने क्लेम
80% एक्सेप्ट किया कि भाई तुम 80% ले लो और डब्बे तुम ही रख लो। तो वो डब्बे, वो टीन इसने 1500 रुपये में बेच भी दिए, वो टीन इसने 1500 में बेच दिए, और वो 1500 रुपये की सेल हमारी ऊपर कैश सेल में शामिल है। तो हम इस डैमेज टीन के सेल की एंट्री पास करेंगे, बैंक अकाउंट डेबिट, कैश एंड बैंक अकाउंट डेबिट 1500 टू डैमेज टीन अकाउंट। ये सेल कहाँ क्रेडिट कर देंगे, ट्रेडिंग अकाउंट में या डैमेज टीन अकाउंट में? इस सेल को हम ट्रेडिंग अकाउंट में सेल के रूप में क्रेडिट नहीं करेंगे, क्योंकि कोई व्यापार नहीं हो रहा है, ये तो एक डैमेज टीन को बेचा जा रहा है बस। इट इज नॉट ट्रेडिंग, ये तो स्क्रैप गुड्स की सेल है। और चूंकि हमने डैमेज टीन का अकाउंट अलग कर दिया है, हमने पहली परचेज से डैमेज टीन को निकाल लिया है, परचेजेस से डैमेज टीन 5,000 रुपये से निकाल लिए हैं, तो वो डैमेज टीन, वो 5,000 की टीन अब ट्रेडिंग में शामिल है ही नहीं। वो तो ट्रेडिंग से निकाल लिया, उसको तो परचेज से लेस कर दिया, वो ट्रेडिंग के डेबिट में है ही नहीं, तो उसकी सेल ट्रेडिंग में क्रेडिट कैसे हो सकती है? चक्कर खा गए ना, दिमाग घूम गया ना कि सर क्या क्या बोल दिया आपने, हमें तो समझ ही नहीं आया। तो ये सेल ट्रेडिंग अकाउंट में क्रेडिट होगी या डैमेज टीन में क्रेडिट होगी, मैं उसका रीजनिंग दे रहा हूं। कहां क्रेडिट होगी? ट्रेडिंग, ये सेल कैश सेल है, तो ट्रेडिंग अकाउंट में क्रेडिट क्यों नहीं करें साहब इसको? क्योंकि वो टीन हम ट्रेडिंग से बाहर कर चुके हैं। कब बाहर कर चुके सर आपने? भाई परचेज से लेस कर दिया ना, तो ट्रेडिंग की डेबिट में वो, जब ट्रेडिंग की डेबिट में वो गुड्स ही नहीं रहा, तो उसकी सेल ट्रेडिंग की क्रेडिट में कैसे आ सकती है? आई होप समझ में आया होगा। पीछे नहीं आया क्या? नहीं ध्यान है आपका? अच्छा, शायद आपने बहुत लेट आए इसलिए आपको क्वेश्चन में ग्रिप भी नहीं होगी। कोई बात नहीं बेटा, यही नुकसान होता है 10 मिनट लेट आने से, हम पूरे बड़े क्वेश्चन पर ग्रिप रह जाती, कोई बात नहीं। तो हम अब उस सेल को डैमेज टीन अकाउंट में, क्योंकि वो टीन कहाँ पड़े हुए हैं, वो टीन जो 5 टीन है वो किस अकाउंट में पड़े हुए? डैमेज टीन की डेबिट में पड़े हुए, तो उसकी सेल भी उसी डैमेज टीन अकाउंट में क्रेडिट होगी। तो हम कैश अकाउंट में डेबिट करेंगे 1500 रुपया कैश अकाउंट में डेबिट, और डैमेज टीन अकाउंट में क्रेडिट, कैश अकाउंट में डेबिट। बेटा पास वाले क्लास के बॉयज बात ना करें, आप अपना नुकसान कर रहे हैं, मिसयूज न करें अपनी सिचुएशन का, आपके सर्कमस्टेंस को समझिए, हम आपके लिए बहुत अच्छे करने की कोशिश कर रहे हैं, पर जब तक आपके पास 1-2 दिन 3 दिन का और इशू है, उसके बाद आप जानते हैं हम अरेंजमेंट कर ही रहे हैं। तो बेटा बातचीत ना करें, अपने पैरों पे कुल्हाड़ी ना मारें। एक मिनट, क्या बेटा आप, क्या आप हमें कोऑपरेट करना नहीं चाहते? इतना अच्छा क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा है तो कोई बातें कर रहे हैं आप लोग यहाँ पर? बेटा क्या आप लोग का अपना भविष्य खुद के हाथ में नहीं? बेटा क्या मतलब आप क्या चाहते हो? सीए जैसी क्लास में, इंटर जैसी क्लास में आकर के अपने भविष्य को बर्बाद कर रहे हो? मतलब आप क्या बातचीत कर रहे हो यहाँ पर बैठ करके? कुछ तो मेच्योरिटी रखो, आप केजी क्लास के बच्चे नहीं हो बेटा। यहाँ पर नहीं पढ़ना है तो आते काहे को बेटा? जो क्लास ज्वाइन की, बातें करनी तो बेटा बाहर पीछे गार्डन में बैठ के बातें करो ना। बात करने के लिए आपको क्लास ही क्यों मिलती है? इतना अच्छा क्वेश्चन डिस्कस हो रहा है जिसको मैं अब करवा रहा हूं, ताकि उस वक्त आपकी मेच्योरिटी लेवल दी थी, अब करवा रहा हूं कि बहुत शानदार क्वेश्चन है, नए नए पॉइंट सीखने को मिलेंगे। स्टाफ यहाँ पर है नहीं आज, मतलब आपको लिए भी स्टाफ चाहिए यहाँ पर, एक स्टाफ खड़ा किया जाए कि आप बात ना करें। मतलब आप सोचो ना, आप सीए की क्लास में होकर के क्या बिहेवियर है आपका, कि आपके लिए यहाँ पर चौकीदार खड़ा किया जाए कि आप बात ना करें? बेटा आप यहाँ पढ़ने के लिए आए हैं, सुबह सुबह उठ करके तो पढ़ाई करो ना। अब मुझे कोई बात करते हुए दिख गया कि ये बच्चा बात कर रहा है, तो देखिए मैं फिर उसको क्लास से बाहर ही कर दूंगा। क्या हो गया? तो बेटा सुनो, तो हम वो 1500 की कैश सेल को कैश अकाउंट में करेंगे डेबिट, और डैमेज टीन अकाउंट में करेंगे क्रेडिट। अब हमें डैमेज टीन में लॉस 1,000 का हो रहा था ना, और 1500 मिल गया, 5,000 की टीन थे, बीमा कंपनी से मिल गया 4,000 मिल जाएगा, और 1500 में उसको सेल करने से मिल गया, तो 500 का प्रॉफिट हो गया। वो प्रॉफिट कहाँ पड़ा है?
डेमेज इन अकाउंट की क्रेडिट में नहीं समझ में आता है। इसकी वजह होती है कि हम सोचने की क्षमता खो देते हैं, ज़्यादा सोचने की। अकाउंट में ही अपनी इमेजिनेशन में अकाउंट बन जाना चाहिए इतनी देर में। तो 500 कहाँ पड़ा है? डेमेज टीन अकाउंट की क्रेडिट में पड़ा है ना 500 का प्रॉफिट, उसको डेमेज टीन अकाउंट से करेंगे डेबिट और पीएनएल में करेंगे क्रेडिट। मतलब मेरा डिस्कशन का मुद्दा ये है कि एक बच्चा जो कैपेबल है वो मैं करवाऊंगा, अभी करवाऊंगा, लेकिन कई बच्चे सिर्फ सुनकर ही बोलते हैं अब तो हम कर लेंगे। मैं उनके लिए भी ये डिस्कशन इतने अच्छे से करना चाहता हूँ, ठीक है। इसके बाद क्या हुआ? 1 टीन हैज़ बीन यूज्ड अप फॉर पर्सनल कंजम्पशन। एक टीन पर्सनल यूज में ले लिया गया। तो एक टीन जो मतलब 1000 रुपये का हुआ वो परचेज अकाउंट से क्रेडिट और कैपिटल अकाउंट में डेबिट। परचेज से लेस कर देंगे, कैपिटल से भी लेस कर देंगे। तो एंट्री क्या होगी? कैपिटल टू परचेज, कैपिटल अकाउंट में डेबिट, उससे कैपिटल कम हो जाएगी, और परचेज अकाउंट में क्रेडिट, क्योंकि ये टीन अब व्यापार के योग्य नहीं रहा, ट्रेडिंग के लायक। जब घर में डब्बा काम आ गया टीन का, ऑयल का, तो वो नॉट अवेलेबल फॉर ट्रेड, नॉट अवेलेबल फॉर सेल। जब वो ट्रेड के लिए अवेलेबल नहीं है तो उसको ट्रेडिंग में रखा क्यों जाए? ट्रेडिंग से बाहर करने के लिए परचेस ही बाहर कर दो ना। परचेस से कम कर दोगे तो अपने आप ट्रेडिंग से बाहर हो जाएगा। तो परचेस अकाउंट से क्रेडिट क्यों किया गया? क्योंकि वो अवेलेबल नहीं है ट्रेड के लिए। तो परचेस अकाउंट से क्रेडिट, ड्राइंग में डेबिट। उसके बाद लिखा है द टोटल नंबर ऑफ टीन सोल्ड ड्यूरिंग द ईयर वॉज 3000 एट ए यूनिट प्राइस ऑफ 1750। 1750 में 3000 टीन बेच दिए गए। ये हमारी होगी टोटल सेल फॉर द ईयर। और ये सेल जो है 3000 डब्बे जो बिके, इसमें जो डैमेज वाले टीन है उसकी सेल शामिल है या उसके अलावा है? ये डैमेज टीन के अलावा है या डैमेज टीन की सेल भी इसमें इंक्लूड है? उसके अलावा है। सही बोला आपने, बिल्कुल बिल्कुल सही बोला। अरे वो तो 1500 में 5 डब्बे बिक गए। थोड़ा दिमाग तो लगाओ। दिमाग लगाने पर भगवान ने सबको दिया है, थोड़ा 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 उसको डेवलप करने की कोशिश भी करो। 1500 में कितने डब्बे बिक गए? 5 डब्बे बिके हैं 1500 में। वो डैमेज थे। पर टीन कितने में बिका? 300 में बिका। वो तो हमने टूटे फूटे भाव के बेचा है। लेकिन ये तो 1750 में एक टीन बिका है। कहाँ 300 में एक टीन बिका और कहाँ 1750 में 3000 डब्बे बिके हैं। तो क्या इस 1750 में जो टीन बिके हैं 3000, उसमें वो 5 टीन भी आ गए? वो 5 टीन मिलाकर 1500 में बिके हैं। तो वो इसमें कैसे हो सकते हैं शामिल? आप सिंपल सी बात है। मतलब ये मुझे थोड़ा सा खराब भी लगा सुनकर कि आपने इतना ध्यान नहीं दिया कि जब ये बोल रहे हैं कि 3000 टीन बिके 1750 में और वो 5 टीन बिके 1500 में, आप कैसे सोच सकते हो कि 3000 टीन 1750 में वो 5 टीन 1500 में भी शामिल है? डेफिनेटली वो उससे अलग ही है। आप सोच भी नहीं सकते कि उसमें शामिल है। थोड़ा पास की क्लास में बच्चे बात कर रहे हैं तो ध्यान दो, है ना। हाँ, मैं करवाता हूँ बेटा इस क्वेश्चन को उसके बाद, ठीक है। रेंट until 30th September 2010 was 6000 per month and was increased thereafter by 1000 per month। साल के शुरू के 6 महीने 30 नौ तक रेंट रहा है 6000 रुपये महीना। उसके बाद रेंट 7000 पर मंथ हो गया, 1000 से बढ़ गया। उसके बाद एडिशनल एडवांस रेंट ऑफ 2000 was paid and this is included in the figure of payment to landlord। शुरू के 6 महीने रेंट 6000 रुपये महीना था। उसके बाद रेंट बढ़कर 1000 पर मंथ से रेंट बढ़ गया। तो उसके बाद क्या हो गया? 7000 पर मंथ हो गया। तो फर्स्ट 6 मंथ रेंट रहा 6000, लास्ट 6 मंथ रेंट रहा 7000 पर मंथ। इससे हम साल भर का रेंट निकाल सकते हैं कि साल भर का रेंट कितना रहा। 6000 इंटू 6 प्लस 7000 इंटू 6, 78,000 है रेंट फॉर द ईयर। रेंट फॉर द ईयर, ये तो रेंट का खर्चा अक्रूवल बेसिस पर है कि इतना रेंट रहा है साल भर का अक्रूवल बेसिस पर। लेकिन फिर क्या कहता है? एडिशनल एडवांस रेंट ऑफ ₹2000 वाज पेड। एडिशनल एडवांस रेंट दिया गया 2000 का, और जो पेमेंट टू लैंडलॉर्ड में शामिल है, ऊपर जो पेमेंट टू लैंडलॉर्ड है 79,000, उस 79 में ये 2000 का एडिशनल एडवांस रेंट भी शामिल है। एक्चुअल में मैं क्वेश्चन बनाने वाले की मिस्टेक ही कहूंगा कि उसने टर्मिनोलॉजी सही यूज नहीं की है। ये पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट और स्पेशल है, इसलिए मैंने उस वक्त क्वेश्चन नहीं कराया।
देखिए हुआ क्या है, अब मैं इसकी स्थिति पहले बताऊं, मतलब पहले मुझे आपको सॉल्यूशन क्लियर करना पड़ेगा। कई सिचुएशन ऐसी आ जाती है कि जहां सॉल्यूशन पहले समझाते हैं, उसके बाद आपको क्वेश्चन समझ में आता है, जबकि क्वेश्चन पहले और सॉल्यूशन बाद में होना चाहिए। यहाँ सॉल्यूशन समझाऊंगा तब जाके आपको क्वेश्चन, क्योंकि इसमें लैंग्वेज इशू है। इसमें जो भी ऑथर जो भी क्वेश्चन बनाने वाला है उसने लैंग्वेज सही यूज नहीं की, उसकी सजा हमें भुगतनी पड़ेगी कि हमें कुछ इंटरप्रेट करना पड़ेगा, उसका इरादा समझना पड़ेगा कि वो कहना क्या चाहता है, जबकि कहा सही नहीं है उसने। देखिए क्या होता है, आप रूम लेने किराए पर जाते हैं तो मकान मालिक, आज के सिनेरियो में जो आप कोई प्रॉपर्टी जैसे रूम या कोई फ्लैट किराए पे लेने गए, तो एक तो वो फ्लैट का डिपॉजिट रखवाता है, डिपॉजिट कि जब आप फ्लैट खाली करेंगे तब आपको ये मनी वापस कर देगी। एक डिपॉजिट मनी, सिक्योरिटी डिपॉजिट पहले लेता है और एडवांस रेंट भी लेता है। फॉर एग्जाम्पल आपने एक, आप लोग तो ऐसा नहीं कर सकती, पर जैसे बॉयज हैं बदमाश होते हैं, गलत बात तो बोल नहीं रहा हूं मैं, बेसिकली कई सारे बदमाश बच्चे बहुत बदमाश होते हैं। कहीं रूम किराए पे लिया, मकान मालिक शरीफ था मेरे जैसा, मैं शरीफ नहीं हूं क्या? तब एक तारीख, अब मकान मालिक के पास गए और मकान मालिक ने मेरे साथ जो था सीधा सा था, उसने कहा कि बेटा ठीक है आ जाओ, तुम रहना शुरू कर दो, मंथ एंड हो जाए तो किराया दे देना। अब क्या होगा, एक महीना खत्म और वो रातों रात क्या हुआ, अपना सामान लेके एक महीना रहकर रातों रात रूम छोड़ के भाग गया। और भाग तो गया, साथ में वो जो फ्लैट में रूम में पंखे लगे थे वो भी खोल गया, ट्यूबलाइट लगी थी वो भी खोल गया, खिड़की विड़की जो खुल सकती थी वो भी खोल गया, जो वॉशरूम के नल वल है वो जो खुल सकते थे वो भी खोल गया, लेके भाग गया। अब प्रॉब्लम मेरा दोहरा लॉस हो गया, एक तो मेरा एक महीने का किराया डूबा और साथ में वो जो सामान लेके भाग गया वो अलग लॉस हो गया। तो मुझे क्या करना चाहिए ऐसी स्थिति, ऐसे बच्चों से, और ऐसा होता है बेटा आप इसके लिए अरेंजमेंट बताओ मैं क्या लूं। जैसा उसका किराया है, मान लो फ्लैट का या रूम का 10,000 रुपये महीना किराया है, तो मुझे क्या करना चाहिए, उससे कम से कम कितना लेना चाहिए बताओ, आप बता दो। हाँ बोलो बेटा, 2 महीने का है ना, एक महीने से काम नहीं चलेगा, आप खुद समझदार हैं। एक महीने का मैंने 10,000 ले लिया, यदि मैंने 10,000 ही लिया, अब उसको कुछ भी मान लो तो मैं नुकसान में फिर भी आ सकता हूँ, क्यों नहीं आ सकता हूँ? अरे बोलो ना, अब तो दरवाजे खुल गए होंगे दिमाग के, इसमें भी तो कुछ कंफ्यूजन नहीं होगा आई थिंक। यदि मैं 10,000 ही लिया तो क्या होगा, एक महीने बाद वो भाग गया सामान लेकर के, तो मेरा लॉस हुआ कि नहीं हुआ? किराया तो मिल गया लेकिन सामान का नुकसान हो गया कि नहीं हो गया? तो मुझे क्या लेना पड़ेगा, 10,000 का तो एडवांस रेंट लूंगा और साथ में डिपॉजिट अलग से लूंगा, एक महीने का रेंट 2 महीने का रेंट में एज ए डिपॉजिट लूंगा। समझ में आ रहा है आपको? तो डिपॉजिट अलग चीज होती है जो वापस किया जाता है जब प्रॉपर्टी वेकेट होती है तो वापस होता है, और एडवांस रेंट अलग होती है। एक्चुअल में क्या था, एक्चुअल में क्या है, यहाँ सीन थोड़ा अलग है। ये पुराने क्वेश्चन बने हुए हैं, तब किराएदार इतने शैतान नहीं होते थे। पहले के ज़माने में किराया मंथ के एंड में दिया जाता था, शायद आपने भी कभी सुना होगा। आजकल चलता है ये, पहचान नहीं होती। पहले के पुराने ज़माने में मकान किराएदार, किराए के मकान होते ही बहुत कम थे, लोग किराए पे तो उसमें तो क्या होता था, मंथ एंड होने पर ही किराया देता थे। मैं खुद मतलब इसका प्रूफ है मेरे पास कि हाँ हम भी किराए पे रहे हैं, तो रूम का मतलब जो भी रेंट देते थे मंथ के एंड में देते थे। तो इसमें भी क्या है, अब सीन बताऊं, इसमें भी एक्चुअल में क्या है, ये जो मिस्टर आज़ाद हैं जिस प्रॉपर्टी किराए पर बिजनेस चला रहे हैं उसका किराया 6,000 रुपये महीना था। तो एक्चुअल में क्या था, इनका भी सिस्टम ये है कि ये किराया देते हैं मंथ खत्म होने के बाद, मंथ एंड होता है फिर ये किराया देते हैं। तो मार्च का किराया कब देंगे, अप्रैल में। दिसंबर का कब देंगे, जनवरी में। इसीलिए 6,000 का रेंट आउटस्टैंडिंग है। देखो आप, रेंट आउटस्टैंडिंग दिख रहा है कितना कितना, क्रेडिटर फॉर एक्सपेंसेस, मतलब रेंट आउटस्टैंडिंग कितना दिख रहा है, 6,000 दिख रहा है रेंट, या आउटस्टैंडिंग है, मतलब रेंट आउटस्टैंडिंग। अच्छा, इसका क्वेश्चन ने कहा भी था कि इसका प्रीमाइसेस का किराया 6,000 था, जो बढ़कर 6 महीने बाद 7,000 हो गया। पिछले साल कितना था, 6,000। इस साल शुरू के 6 महीने 6,000, आखिरी के 6 महीने 7,000। पिछले साल तो 6 ही था ना, उस 6, ये उसी में से एक 6,000 आउटस्टैंडिंग, मतलब कितने महीने का किराया आउटस्टैंडिंग है, 1 मंथ का रेंट आउटस्टैंडिंग है। इज इट क्लियर? 1 मंथ का रेंट आउटस्टैंडिंग है। और
अब ये जो एडवांस रेंट है ये भी इसी प्रॉपर्टी का है, 2 महीने का रेंट। तो इसको इसे एडवांस रेंट नहीं सिक्योरिटी डिपॉजिट लिखना था, पर उसने गलती से उसे एडवांस रेंट लिख दिया। अरे लिखने से ज़्यादा समझने में जल्दबाजी दिखाओ, आपने जो लिख लिया ये कोई सही तरीका नहीं। पहले दिमाग में बैठाओ कि ये क्या गलती करी इसने और कैसे में हम जज कर पा रहे हैं। वेरी डिफिकल्ट टू जज। अब देखो इसका सिस्टम क्या था, मैं बता दूं प्रॉपर्टी का, कि 1 महीने का रेंट इसने जब प्रॉपर्टी ली तो 2 महीने का रेंट दिया एज ए डिपॉजिट, नॉट एज एडवांस। 2 महीने का रेंट दिया एज ए डिपॉजिट और बस वही दिया। प्रॉपर्टी जिसने ली 2 महीने का रेंट दिया एज ए डिपॉजिट और प्रॉपर्टी यूज करना शुरू कर दी। और रेंट कब देता है? मंथ के एंड में। तो 1 महीने का रेंट 6,000 तो 2 महीने का 12,000 होता है। तो देखो 12,000 रेंट क्या था इसका, जिसको एडवांस रेंट बोल रहा है 12,000, एक्चुअल में वो क्या है? डिपॉजिट है। अब मुझे कैसे पता पड़ा, हमने कैसे जज किया उसका, अब बता रहा हूं मैं कैसे पता पड़ा। अब इसका सिस्टम क्या है कि कितने महीने का रेंट डिपॉजिट में रखता है? 2 महीने का रेंट डिपॉजिट में रखता है, ये हमको पता पड़ा उस 12,000 से। अब रेंट 7,000 हो गया, रेंट 7,000 हो गया महीने का, तो डिपॉजिट कितना हो जाना चाहिए? डिपॉजिट 14 हो जाना चाहिए ना। और अभी कितना है? 12 है। तो कितना डिपॉजिट भी देना पड़ेगा साथ में? 2,000 का डिपॉजिट भी देना पड़ेगा। देखो उसने वो लिखा है कि उसने एडिशनल एडवांस रेंट 2,000 दिया, रेंट बढ़ने पर एडिशनल एडवांस रेंट 2,000 दिया। अरे वो भी 2,000 दिया है। तो इससे क्या क्लियर हुआ? इससे क्या हमें थोड़ा समझ में आया कि डिपॉजिट वो एडवांस रेंट जिसको बोल रहा है वो एक्चुअल में डिपॉजिट है। तभी तो किराए बढ़ते ही 2,000 का एक्स्ट्रा डिपॉजिट देना पड़ा, जिसको उसने नाम दे दिया एडिशनल एडवांस रेंट। तो ये इश्यू है क्वेश्चन की गलत लैंग्वेज बनाने का। अभी और क्लियर होता है, और क्लियर होता है। इसके लिए बहुत दिमाग चाहिए आपको सोचने समझने के लिए। अच्छा कुल पेमेंट कितना है जरा बताओ? 79। उसमें 2,000 तो डिपॉजिट है, रेंट है ही नहीं। 2,000 तो रेंट है ही नहीं, वो तो डिपॉजिट है, हटाओ। तो हाँ इसने लेंडर को रेंट कितना दिया? 77 ही दिया ना रेंट को, बाकी 2 तो क्या दिया? डिपॉजिट दिया है और बाकी 77 रेंट दिया। अच्छा रेंट साल भर का बनता कितना है? अच्छा 77 दिया ना, उसमें 6 कब का दिया? पिछले साल का आउटस्टैंडिंग 6 दिया। तो इस साल के लिए कितना दिया? 71 ही दिया, जबकि इस साल का रेंट बनता कितना है? 78,000 बनता है, पर दिया है 71। कितना आउटस्टैंडिंग? फिर से रेंट, अगेन 1 मंथ रेंट आउटस्टैंडिंग। अब सीन क्लियर थोड़ा थोड़ा हुआ। क्या खतरनाक पॉइंट है। और पॉइंट खतरनाक हुआ है इसकी गलती की वजह से। इसको जब डिपॉजिट है तो डिपॉजिट लिखना चाहिए ना। तो जिसको वो एडिशनल एडवांस रेंट बोल रहा है वो एडवांस रेंट नहीं बल्कि डिपॉजिट है, नहीं तो क्वेश्चन हो ही नहीं सकता। प्रॉपर्टी एक ही है, प्रॉपर्टी एक है, उसका किराया भी दे दिया उन्होंने। प्रॉपर्टी एक ही है, किराया नीचे दे दिया उसका। यदि प्रॉपर्टी 2 होती तो किराया भी अलग अलग होता कि नहीं होता? आपको दिख रहा है कि किराया रेंट का खर्चा आपको दिख रहा है 79, पेमेंट टू लेंडर 79, उसमें 2,000 एडवांस रेंट है, बचा 77, वो तो इसी का है। तो प्रॉपर्टी एक ही है कि 2 है? एक ही उसका किराया दिया हुआ है, तो हम 2 नहीं मान सकते। तो एक ही प्रॉपर्टी का रेंट एडवांस भी हो और आउटस्टैंडिंग भी हो नहीं हो सकता। तो जिसको वो एडवांस रेंट बोल रहा है वो एडवांस रेंट नहीं डिपॉजिट है। मैंने थोड़ा बताने की कोशिश की है, बाकी मैं क्वेश्चन के साथ बताऊंगा। वन ऑफ द वेरी गुड पॉइंट, ठीक है। डेप्रिसिएशन 10% और 15-25% लगा देंगे, फर्नीचर पे 10 और टेम्पो वैन पर 25%। It is further noticed that a customer had paid rupees 10,000 on 31st March 2011 as a security deposit by cash. एक नया कस्टमर और पकड़ में आया, लेकिन साल के एंड में 31 मार्च 11 को एक नया कस्टमर मिला, उसने 10,000 रुपये डिपॉजिट कैश में दिए। वो तो है ना डिपॉजिट कौन सा वाला? सिक्योरिटी डिपॉजिट जो ओपनिंग में 50 था ना, 10 और दिए। लेकिन कब दिए? ईयर के एंड में। इस पर ब्याज देने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये डिपॉजिट ईयर एंड में मिला है। तो एंट्री हुई होगी कैश डेबिट टू डिपॉजिट। डिपॉजिट हमारी लायबिलिटी है, तो एंट्री क्या की गई होगी? कैश टू डिपॉजिट। कितने से? 10। ठीक है। वन ऑफ द स्टाफ हैज डिफॉल्टेड। एक स्टाफ इस राशि का गबन कर गया। इसका गबन कर लिया स्टाफ ने, मतलब पता नहीं कब वो अमाउंट उसने उठा लिया। तो अब हमें कैश अकाउंट से करना पड़ेगा क्रेडिट और पीरियड में करना पड़ेगा वन ऑफ द स्टाफ डिफॉल्टेड। तो ये डिफॉल्टेशन कैश अकाउंट से होगा क्रेडिट और पीरियड में हो जाएगा डेबिट। तो 2 एंट्री हुई। पहले डिपॉजिट आया, वो एंट्री अलग होगी,
और डिपॉजिट चोरी गया उसकी एंट्री अलग होगी। पहले आएगा कैश टू डिपॉजिट और बाद में कैश अकाउंट क्रेडिट और पीएनएल में डिफॉल्केशन डेबिट। भाग नहीं गया, वहीं है, ऐसा नहीं लिखा भाग गया, वहीं है, पर पता नहीं किसने कर लिया ऐसा। यू आर रिक्वेस्टेड टू प्रिपेयर फाइनल अकाउंट। इसने हमसे रिक्वेस्ट की है फाइनल अकाउंट बनाओ। अब रिक्वेस्ट की तो भाई अब तो करना पड़ेगा। यदि कहा होता कि प्रिपेयर इंस्ट्रक्शन दिया होता तो हम नहीं करते, इतना टफ क्वेश्चन क्यों करें, पर रिक्वेस्ट है तो कर लेना चाहिए। वन ऑफ द वेरी गुड क्वेश्चन। तो ठीक है, मैं शुरू कर रहा हूं। अब आपको समझ में और ज्यादा आएगा क्वेश्चन करते वक्त, पर कोई भी इसको नोट नहीं करेगा, मैं आपको टाइम नहीं दूंगा नोट करने का, चलेगा ना? हाँ, तो अब जैसे आपको बोलते जरूर रहना होगा क्योंकि मेरे पास क्वेश्चन मेरे पास नहीं होगा। मैं यहाँ स्क्रीन से क्वेश्चन हटा रहा हूँ। चलिए बेटा, अब मैं इसका स्टार्ट कर रहा हूँ सॉल्यूशन। ये मैंने ट्रेडिंग बनाया, ये ट्रेडिंग, ये पीएनएल, ये बैलेंस शीट, ये डेटर, ये क्रेडिटर, ये कैश बैंक कंबाइंड अकाउंट, बस, और बाकी के अदर वर्किंग नोट। शुरू करूं? तो बेटा सबसे पहले क्या करेंगे हम? बेटा मैं बता रहा हूं, आप क्वेश्चन बता रहा हूं, उसके बाद कुछ डाउट जरूर पूछेगा। ऑनलाइन में जो बच्चे डाउट पूछ रहे बेटा आपके सामने अभी क्लियर हो जाता है। अभी तो फटाफट शुरू करो। पहले बैलेंस शीट के आइटम का क्या देंगे? सिंगल इफेक्ट। उसके बाद ट्रांजेक्शन का डबल इफेक्ट, क्लोजिंग बैलेंस का डबल इफेक्ट, एडजस्टमेंट का डबल इफेक्ट, सब कुछ डबल इफेक्ट। तो हमारी बैलेंस शीट टेली होगी फर्स्ट शॉर्ट में। तो सबसे पहले ओपनिंग बैलेंसेस का सिंगल इफेक्ट के लिए नंबर 1 बोलो, क्या क्या है? कैपिटल मैंने ले ली बैलेंस शीट के इनर कॉलम में, कैपिटल 1 लाख, ये मैंने ले ली बैलेंस शीट के इनर कॉलम में। आगे बोलो। क्रेडिटर मैंने अकाउंट खोल लिया बाय क्रेडिटर फॉर गुड्स, 2 लाख के ओपनिंग क्रेडिटर हो गए। कोई भी नोट नहीं करेगा, मेरी स्पीड फास्ट रहेगी। उसके बाद सिक्योरिटी प्रीमियम, ये हमारी लायबिलिटी है, ये तो हमारी लायबिलिटी है, सिक्योरिटी डिपॉजिट विद कस्टमर, तो ये हमारी बैलेंस शीट की लायबिलिटी में आएगी। सिक्योरिटी डिपॉजिट, सिक्योरिटी डिपॉजिट। और बेटा ये ओपनिंग में 50 है, इनर कॉलम में क्यों लिया? क्योंकि इसमें 10 एडिशन डिपॉजिट 10 से बढ़कर 60 होने वाले ना, इसलिए मैंने इसको ले लिया इनर कॉलम में। ठीक है बेटा, ये मैंने ओपनिंग में सिंगल इफेक्ट ले लिया। और क्रेडिट फॉर एक्सपेंसेस, तो वो जो एक्सपेंसेस यहाँ आने वाले हैं, एक तो रेंट आने वाला है, एक सैलरी आने वाली है, एक कमीशन आने वाला है। पिछले साल के एक्सपेंसेस आउटस्टैंडिंग इस साल पे हुए होंगे तो इस साल लेस होंगे। रेंट लेस कर दो, सैलरी लेस कर दो, कमीशन लेस कर दो। ये पिछले साल के आउटस्टैंडिंग इस साल पे हुए होंगे, इसलिए हम एक्सपेंसेस में से इनको लेस कर देंगे। ये सिंगल इफेक्ट हो गया ओपनिंग आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस का। नेक्स्ट, कैश एंड बैंक का बैलेंस यहाँ दिखा दो, 75,000 कैश एंड बैंक का कंबाइंड बैलेंस। कंबाइंड बनेगा क्योंकि आगे ट्रांजेक्शन भी कंबाइंड दिए हैं, कैश चेक के अलग अलग दिए हुए नहीं है। नेक्स्ट, क्रेडिटर, असेट साइड शुरू हो गया। हाँ, डेटर, डेटर का ओपनिंग बैलेंस 160, ये हमने ले लिया ओपनिंग डेटर 160। नेक्स्ट, स्टॉक ऑफ, ये कहाँ आएगा? टू ओपनिंग स्टॉक 1,20,000, ये ओपनिंग स्टॉक ले लिया 125। फर्नीचर, बैलेंस शीट के इनर कॉलम में फर्नीचर 30,000। नहीं बेटा 30 में दिखाओ ना, आपको 27 दिखाओ ना, फिर तो 27 है ना हमारा ओपनिंग बैलेंस। तो ओपनिंग बैलेंस में डब्ल्यू तो 27 है, 27 दिखा दो। फिर एडवांस रेंट, ये एक्चुअल में एडवांस रेंट नहीं, डिपॉजिट है, डिपॉजिट, रेंट डिपॉजिट कितना इनर कॉलम में दिखाया क्योंकि इसमें 2000 और बढ़ने वाला है अभी। नेक्स्ट, इलेक्ट्रिसिटी डिपॉजिट बाहर दिखा सकते हो क्योंकि इसमें कुछ एडजस्टमेंट नहीं है। इलेक्ट्रिसिटी डिपॉजिट ये दिखा दो डायरेक्ट, ओपनिंग भी यही था और क्लोजिंग भी यही है। नेक्स्ट, कैश एंड बैंक, टेम्पो वैन व्हीकल, ये इधर दिखा दिया। इसकी डब्ल्यूडीवी 30,000 है ओपनिंग में, ये दिखा दिया। ये हमारी बैलेंस शीट के सारे आइटम के सिंगल इफेक्ट हो गए, करेक्ट। अब मैं शुरू कर रहा हूँ क्वेश्चन का सॉल्यूशन। जिसको मैंने डिस्कशन के वक्त समझ में नहीं आया उसको मेरे अब समझाने में समझ में 100% आ जाएगा। कोई टेंशन मत लो कि उस वक्त आपका कुछ रहना छूट गया था। तो अब सबसे पहले क्वेश्चन में कहा गया कि इसने हर महीने 250 टीन खरीदे, 250 टीन पर मंथ, तो साल भर में 3000 टीन खरीदे और वो प्राइस हमें 1000 पर टीन दी है। तो हमें परचेजेस डेबिट करनी है यहाँ पर।
टू परचेज 250 इंटू 12 एट द रेट ऑफ 1000 यहाँ दिखाते हुए 30 लाख की परचेज को हम इनर कॉलम में ट्रेडिंग में डेबिट कर देंगे। इनर कॉलम में क्यों किया? क्योंकि मुझे परचेज में एडजस्टमेंट करने हैं, तो मैंने परचेज को ट्रेडिंग अकाउंट के इनर कॉलम में डेबिट किया और क्रेडिटर में मैंने इस परचेज को बाय परचेजेस करते हुए 30 लाख को क्रेडिट अकाउंट में कर दिया क्रेडिट। ये हो गई परचेज के डबल इफेक्ट। ये तो कॉस्ट पर इस पर है, तो परचेज तो कॉस्ट भी दिखाते हैं ना, इसमें क्या प्रॉब्लम है? परचेज तो कॉस्ट भी दिखाते हैं, इसमें कॉस्ट नहीं दिखाएंगे ना, सेल पे क्यों दिखाएंगे परचेज पर? नेक्स्ट, अब क्वेश्चन में क्या गया? नहीं जो अच्छा हमने वो रिसीव पेमेंट दिए हुए हैं। पहले हम वो पॉइंट वन निपटा रहे हैं ना। पहले पॉइंट नंबर 1 कि हमने परचेज दिखा दी पॉइंट नंबर 1 से, उसके बाद 5 डैमेज हो गए, तो 5 डैमेज हो गए उसको परचेज से बाहर करो, माइनस 5000 यहाँ लिख देंगे डैमेज 5000 लेस कर दो यहाँ से। 5000 परचेज अकाउंट से क्रेडिट, मतलब परचेज से लेस कर दिया, परचेज से क्रेडिट, और डैमेज 3 अकाउंट में 5000 डेबिट। प्रेजेंटेशन वर्किंग नोट के लिए बेहतर होगा ये हम ऐसा करें, परचेज से करें क्रेडिट और डैमेज 3 में कर दे डेबिट 5000, 1000 पर दिन के हिसाब से 5000, ये हमने डैमेज 3 में डेबिट करके, हाँ ये ठीक है। यदि ये चोरी चले गए होते तो हम इसको परचेज से क्रेडिट करके पीएल में डेबिट कर देते, पर ये तो डैमेज हुए हैं, चोरी नहीं हुए, अभी भी इनमें मटेरियल पड़ा हुआ है डैमेज कंडीशन में, ये हमने कर दिया। इसके बाद इंश्योरेंस कंपनी ने इसमें से 80% क्लेम एक्सेप्ट कर लिया, अप्रूव किया है, पे नहीं किया है, तो हमारी एंट्री होगी इंश्योरेंस कंपनी डेबिट, क्योंकि अभी दिया नहीं, देने वाली है। तो इंश्योरेंस कंपनी को असेट में दिखा देंगे बैलेंस शीट में, बैलेंस शीट में इंश्योरेंस कंपनी को दिखा देंगे एज एन इंश्योरेंस कंपनी, उसका जो भी नाम है, ओरिएंटल इंश्योरेंस, नेशनल इंश्योरेंस, जो भी नाम है, 4000 से इंश्योरेंस कंपनी को किया डेबिट और डैमेज 3 में बाय इंश्योरेंस कंपनी को किया, हमारा लॉस 4 से कम हो गया, तो हमने लॉस को 4 से कम कर दिया क्योंकि बीमा कंपनी ने वो लॉस बियर कर लिया। अब ये टीन 1500 में बिक गए, ये एक टीन की प्राइस है या पांचों की मिलाकर दी है? पांचों की मिला के दी होगी, ये नहीं कहा ना यूनिट प्राइस, पर यूनिट नहीं बोला है। 5000 में डैमेज 3 बिक गए, डैमेज्ड वंस लिखा है ना, डैमेज वंस मतलब एक है, सारे आगे इसमें, सारे आगे वो 1500 बिक गए, तो वो सेल यहां दिखा दो बाय कैश। ये 1500 टीन की सेल ट्रेडिंग में क्रेडिट में नहीं आएगी, क्योंकि टीन यहां डेबिट में पड़े हुए हैं 5 टीन, ये 5 टीन 1000 पर जब यहां पड़े हैं तो इसकी सेल भी इसके अपोजिट में आएगी ना, वो ट्रेडिंग में है ही नहीं, तो ट्रेडिंग में इसकी सेल कैसे आ सकती है? तो इसकी सेल ट्रेडिंग में बताने देना, क्योंकि वो सेल हम यहां ले चुके हैं, तो यहां क्रेडिट और कैश अकाउंट में 2 डैमेज टीन, 1500 डेबिट, 500 का प्रॉफिट हो गया, क्योंकि 5000 के बजाय हमें सब मिला के 5500 मिल गया, तो यहां से लिख देंगे 2 P&L 500 बैलेंसिंग फिगर। इसलिए हमने डैमेज 3 अकाउंट बना लिया ताकि हमारा प्रेजेंटेशन क्लियर और बेहतर हो जाए। तो यहां से 500 डेबिट और P&L में 500 क्रेडिट बाय प्रॉफिट ऑन डैमेज 3, प्रॉफिट ऑन डैमेज 3। हाँ बेटा वो करेंगे ना अपन अभी, तो हम उसको कैश सेल से लेस कर देंगे ना, क्योंकि इसकी हम सेल का डबल इफेक्ट दे चुके, तो इसका हम ट्रेडिंग में सेल पे इफेक्ट नहीं आने देंगे, तो जब कैश सेल रिकॉर्ड करेंगे तो वहां से हटा देंगे उसको, ठीक है। तो हमने ये डैमेज को निपट लिया। उसके बाद एक टीन वो घर ले गया, ड्राइंग परचेज से क्रेडिट, परचेज से क्रेडिट और कैपिटल में डेबिट -1000 टीन, एक टीन ले गया तो कैपिटल से डेबिट और परचेज से क्रेडिट कर दिया, 1000 टीन की ड्राइंग को कर गया। फिर सेल दी है 3000 इंटू, अब देखो, अब बड़ा ध्यान से देखो बेटा, वो जो सेल दी है वो रफली बता रहा हूं बेटा, अब ध्यान देना 3000 इंटू 1700 मतलब 52 लाख, ये आ गई टोटल सेल। अच्छा ये टोटल सेल ऑफ गुड टीन है या डैमेज टीन? गुड टीन्स यानी नॉर्मल सेल है ये,
डैमेज टिन की सेल इसमें शामिल नहीं हो सकती, क्योंकि वो तो 300 रुपये डब्बे में बिका है और ये तो 1750 में डब्बा बिका है। ये तो फ्रेश टिन है, ये डैमेज टिन नहीं। इसमें कुछ होगी कैश सेल, और वो क्वेश्चन में गिवन है। कैश सेल कितनी दी हुई है? 5,26,500। ये सेल में डैमेज टिन की सेल भी शामिल है, लिखा हुआ है क्वेश्चन में। लिखा है कि ये जो सेल है कैश सेल, इसमें डैमेज टिन की सेल 1500 वो भी शामिल है कि नहीं। और ये सेल किसकी है, डैमेज की या फ्रेश की? ये है फ्रेश टिन, नॉट डैमेज टिन। और इसमें तो बताओ, इस 5,26,500 में ये 5,26,500 सेल जो है डैमेज टिन की है या गुड टिन की है? दोनों की है। क्वेश्चन में लिखा है ये सेल में डैमेज टिन की सेल भी शामिल है, और उसका इफेक्ट तो हम डबल से दे चुके हैं, तो 1500 हटा दो इसमें से। 5,25,000 क्या आ गई? गुड टिन्स की कैश सेल्स। ये क्या थी? कैश सेल ऑफ गुड टिन प्लस डैमेज टिन। उसमें से मैंने डैमेज टिन की कैश सेल घटा दी, तो ये क्या बची? 525 525 गुड टिन्स की कैश सेल। यदि मैं 50 to 50 में से घटा दूं, ये कितनी बची? ये 47 लाख। ये क्या आ गई? क्रेडिट सेल ऑफ गुड टिन्स। ये कोई कॉम्प्लिकेटेड कैलकुलेशन बिल्कुल भी नहीं है जिसके लिए मुझे और बार बार आपको समझाना पड़े। कुछ तो दिमाग आपको ठिकाने पर रखकर समझना पड़ेगा। स्पून फीडिंग हो रही है, लेकिन स्पून फीडिंग ऐसा ना हो जाए कि बिल्कुल केजी लेवल पे आ जाए। तो अब मैं एक काम करता हूं, वो सेल जो हमें मिली है 52,50,000 मिली ना, 52,50,000 टोटल सेल, उसको मैं रिकॉर्ड करता हूं। पहले यहां लिखेंगे कैश सेल, लेकिन कैश सेल कुल क्वेश्चन कितनी दी? 5,26,000। इसमें से कितनी सेल तो हम ऑलरेडी रिकॉर्ड कर चुके हैं डबल इफेक्ट के साथ, तो बेटा उसको तो हटाओ ना 1500 को। तो बची कितनी? 520। ये हमारी नॉर्मल कैश सेल है, इसको यहां करो क्रेडिट और कैश अकाउंट में, तो कैश सेल्स 525 डेबिट कर दो। ये हमारी नॉर्मल कैश सेल का हो गया डबल इफेक्ट। अब हम यहां लेंगे क्रेडिट सेल बाय, ये कैश सेल थी, क्रेडिट सेल 3,003 बिके थे 1,700। ये थी टोटल सेल माइनस 525 कैश सेल घटा दूं इसमें से, तो 47 लाख। ये आ गई क्रेडिट सेल, ट्रेडिंग अकाउंट से क्रेडिट, और डेटर्स में 47,25,000 की सेल्स डेटर में डेबिट क्रेडिट से। ये हमने सेल का दे दिया डबल इफेक्ट, करेक्ट। अब बेटा अब क्या दिया क्वेश्चन में? फर्स्ट पॉइंट खत्म हो गया क्या? अच्छा, अब रेंट का पॉइंट आ गया, तो एक काम करें अपन। अच्छा, आपको क्लोजिंग स्टॉक लिखना पड़ेगा ना, बाय क्लोजिंग स्टॉक। यहाँ क्रेडिट और बैलेंस शीट में क्लोजिंग स्टॉक डेबिट करना पड़ेगा, तभी तो क्या आएगा? जीपी आएगा ना, तभी यहाँ डेबिट और यहाँ क्रेडिट। क्लोजिंग स्टॉक गिवन है या निकालना पड़ेगा? तो बेटा हम क्लोजिंग स्टॉक निकाल सकते हो क्या आप लोग? मतलब समझ में आ रहा है कैसे निकलेगा? क्लोजिंग स्टॉक कैसे निकाला जाए, क्योंकि क्लोजिंग के बगैर जीपी नहीं निकल पाएगा। अच्छा, मैं परचेस तो बाहर लिख सकता हूँ, 29,90,000 परचेस लिख दी मैंने बाहर आउटर कॉलम में। क्लोजिंग स्टॉक और जीपी कैसे निकाला जाए? हाँ, आर्यन का आ गया है, आर्यन ने सही बताया। हाँ प्रांजल, आप हिंट मत दो, मुझे बता ही दो। ये संदीप का भी सही है, वैभव का भी सही है, वैभव माहेश्वरी जो भी उसका भी सही है, और संदीप का भी सही है, और लविश का भी सही है। अब तो सबका सही है। प्रिंस, तनिष, नहीं, एक 1,00,000, हाँ 1,19,000। बेटा मैं वर्किंग नोट बना देता हूँ, बाकी उसकी जरूरत नहीं है वैसे तो, फिर भी वर्किंग नोट क्लोजिंग टीन। ओपनिंग में कितने डब्बे थे? 125 डब्बे। ये है नंबर ऑफ टीन। कितने खरीदे गए? 3,000 टीन खरीदे गए साल भर में। उसमें से कितने डैमेज हो गए? कितने घर ले गया? कितने बिक गए?
अरे 3000 टीन बिके ना 1750 में, 5 टीन डैमेज हो गए, टूट फूट गए, एक टीन वो घर ले गया, 3000 टीन 1750 में बेच दिए गए, तो बताओ कितने बचे? 119 एट द रेट ऑफ 1000। तो स्टॉक की वैल्यू क्या होगी? 1,19,000। क्या टफ है? सिंपल सी कैलकुलेशन है कि आपने नंबर ऑफ टीन से क्लोजिंग निकाली हो। 1,19,000 हमने ट्रेडिंग अकाउंट में किया क्रेडिट, और बैलेंस शीट में किया डेबिट 1,19,000। या फिर अरे अब आपको पता है बेटा, आपने कितने डब्बे बेचे हैं 1750 में? कल तक बता देना, मैं भी आराम कर लेता हूं तब तक। 3000 टीन बेचे हैं 1700, और एक टीन खरीदा कितने में था? 1000 में। एक टीन की सीओजीएस कितनी है? एक टीन की सीओजीएस 1000, 1000 रुपए का टीन बिका है 1750 में। पर टीन जीपी कितना हुआ? 750 जीपी पर टीन हुआ ना बेटा। एक टीन पर 750 जीपी हुआ, तो 3000 टीन पर कितना जीपी आ जाएगा? 22,50,000। देखो वही आ रहा होगा जीपी, वही जीपी आ भी रहा होगा बैलेंस फिगर। देखो जीपी 2250 आ रहा है कि नहीं आ रहा है? यहाँ डेबिट और यहाँ क्रेडिट। वेरीफाई हो गया कि नहीं हो गया? जीपी 2250 का जीपी आ गया। 3000 टीन और पर टीन जीपी 750 है, क्योंकि टीन खरीदा 1000 में, बेचा 1750 में, ये भी आ गया। चलो अब आगे बढ़ते हैं। हाँ बेटा, अब आ गया वो रेंट वाला पॉइंट। रेंट वाले पॉइंट में वर्किंग नोट और रेंट। रेंट देखिए, सिर्फ देखिए, फर्स्ट 6 मंथ 6,000 पर मंथ इंटू 36,000। लास्ट 6 मंथ सॉरी 7,000 पर मंथ इंटू 42,000। क्या आ गया बेटा? रेंट फॉर द ईयर, रेंट फॉर द ईयर ऑन अक्रूवल बेसिस। ये रेंट तो साल भर का बनता है बेटा, ये है रेंट फॉर द ईयर। अब इधर नीचे एंड पेमेंट टू लैंडलॉर्ड 70। इसमें 2000 तो क्या लेस कर दूं, जिसको उसने क्या बोला है, जबकि है क्या वो डिपॉजिट। कितना डिपॉजिट इसमें शामिल है? वो हटा दो डिपॉजिट। तो ये डिपॉजिट हमारा, डिपॉजिट जो बेटा 2000 दिया ना, ये तो हमारी असेट्स है, ये तो हमें वापस मिलेगी। 2000 हमारा खर्चा नहीं, ये तो हमारी, ये 2000 हमारा पेमेंट रेवेन्यू नहीं, कैपिटल पेमेंट है। तो ये है रेंट पेड। रेंट पेड कितना? 77। इसमें ऑफ लास्ट ईयर कितना? तो रेंट पेड फॉर करंट ईयर, रेंट पेड फॉर करंट ईयर 71,000। जबकि रेंट फॉर द ईयर, रेंट फॉर द ईयर 70, तो क्या आ गया? 7,000 रेंट आउटस्टैंडिंग। मैं बेटा बहुत स्पीड से लिख रहा हूँ, टाइम बचाने के लिए जरूरी है। ये मैंने किया, पीडीएफ तो आपको मिल ही जाएगा, टेंशन मत करो। अब मैं शुरू करता हूँ रेंट की अकाउंटिंग। रेंट पेड टू लैंडलॉर्ड 79 है, उसमें से मैं एक काम करता हूँ, कैश अकाउंट से 2000 क्रेडिट करता हूँ डिपॉजिट के नाम से, बाय डिपॉजिट, जिसको उन्होंने क्या नाम दिया है? एडवांस रेंट नाम दिया है। 2000 यहाँ से क्रेडिट, और ये असेट साइड में डिपॉजिट विथ लैंडलॉर्ड में 2000 डेबिट करके हमारा डिपॉजिट हो गया 14,000। तो 2000 का मैंने जो पेमेंट था ना, उसको रेंट अकाउंट कैश अकाउंट से क्रेडिट कर डिपॉजिट अकाउंट में डेबिट कर दिया। अच्छा, अब वो पेमेंट तो आ गया, कितना और पेमेंट बचा है अभी जिसकी अकाउंटिंग बची है? बाय रेंट 79 में से 2000 ऊपर ले चुके, बचा कितना? 77। क्या पे किया? रेंट पे किया, तो कैश बैंक से क्रेडिट और रेंट पीएनएल में 77 डेबिट। इसमें 6 अपने आप देखो लेस हो गया कि नहीं हो गया? 6 लेस हो गया, तो कितना बचा? 71 है रेंट पेड फॉर द ईयर, 77 रेंट पेड किया है, उसमें 6 तो लास्ट ईयर का था, तो 71 है रेंट पेड फॉर,
उसमें कितना आउटस्टैंडिंग जोड़ दूँ अब? 7,000 यहाँ डेबिट, रेंट में डेबिट, और बैलेंस शीट की लाइबिलिटी में रेंट आउटस्टैंडिंग, ये क्रेडिट, 1 मंथ रेंट अगेन आउटस्टैंडिंग। तो बाहर रेंट कितना आ गया? 78 आ गया, और वही आना चाहिए था। मैंने ओरली भी समझा दिया, लिखकर भी, स्पीड तो मैंने फास्ट रखी, ये मान सकता हूँ मैं लिखने में, और बहुत ही बुरी राइटिंग और बहुत ही स्पीड से लिखा। आई थिंक पर्पस सॉल्व हो गया आपका। हाँ, समझ में आ रहा है कि ज़्यादा स्पीड हो रही है? बेटा मैंने समझाने में बहुत टाइम लिया, तो मैं समझाने में भी टाइम बहुत लूँ और फिर करवाने में भी टाइम बहुत लूँ, तो फिर बेटा बहुत टाइम लग जाता है, इसलिए थोड़ा सा मुझे कहीं मैनेज करना पड़ता है। तो मैंने ये स्पीड बहुत ज़्यादा मुझे तो नहीं लग रही, पर आपको लग सकती किसी को। चलो आगे बढ़े। अब क्या अगला पेमेंट? अच्छा चलो, अब ये पॉइंट हो गया, डेप्रिसिएशन वाला पॉइंट। फर्नीचर पर 2700 और वैल्यू बची 25,300, ओ सॉरी 24,300, और इसका डेप्रिसिएशन 7,500, 22। तो ये डेप्रिसिएशन 2700 और 7,500 असेट अकाउंट से क्रेडिट, और पीएनएल में टू डेप्रिसिएशन 2700 और 7,500, 75। ये मैंने रेंट को, डेप्रिसिएशन को असेट से किया क्रेडिट और पीएनएल में किया डेबिट। इसके बाद ये भी हो गया। बस 10,000 का हमको मिला सिक्योरिटी, तो पहले मिला टू सिक्योरिटी डिपॉजिट, कैश अकाउंट में 10,000 डेबिट और सिक्योरिटी डिपॉजिट में 10,000 क्रेडिट। तो डिपॉजिट बढ़कर लाइबिलिटी हो गई। भाई कस्टमर को तो हमें 60 देना पड़ेगा ना, हमारा स्टाफ लेके भाग गया, उसमें कस्टमर की क्या गलती? हमारे पास आ गया, उसके बाद स्टाफ डिफॉल्टेशन कर गया, चोरी कर गया, तो डिपॉजिट तो हमें कस्टमर को 60 वापस करना पड़ेगा। तो हमने कैश अकाउंट में किया डेबिट और डिपॉजिट में किया क्रेडिट, इससे हमारी लाइबिलिटी टुवर्ड्स डिपॉजिट बढ़ गई 60,000। अब ये 10,000 रुपये लेके भाग गया, कोई स्टाफ ने गबन कर लिया, तो बाय डिफॉल्टेशन 10,000 कैश अकाउंट से क्रेडिट, और पीएनएल में टू डिफॉल्टेशन 10,000 का लॉस डेबिट डिफॉल्टेशन। फिर इंटरेस्ट ऑन, क्या इंटरेस्ट के बारे में कहा हुआ है क्वेश्चन में कुछ, लेकिन जब रेट दी है तो देना तो पड़ेगा। अच्छा पेमेंट साइड में क्या इंटरेस्ट दिख रहा है क्या? पेमेंट ऑन डिपॉजिट, इंटरेस्ट पेड ऑन सिक्योरिटी डिपॉजिट कहीं पेमेंट साइड में दिख रहा है आपको ऊपर पेमेंट साइड में? मतलब वो भी इंटरेस्ट देना, तो वो इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटी डिपॉजिट कितना? 5,000 नहीं, 50,000 पर 12% से कितना इंटरेस्ट देना बनता है? पीएनएल में करेंगे डेबिट एज एन एक्सपेंस, और लाइबिलिटी में करेंगे इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट आउटस्टैंडिंग 6,000। कोई बात नहीं, वैसे तो इजी है। डिपॉजिट कितना था साल के शुरू में? साल के शुरू में कितना था? 50। उस पर रेट क्या थी? 10। कब लिया डिपॉजिट? 10 जो नया लिया कब लिया? ईयर के एंड में। तो हमने उस वक्त बात कर ली थी कि ये डिपॉजिट जो 10,000 आ रहा है ईयर एंड में, इस पर ब्याज नहीं देंगे, तो ब्याज किस पे देंगे? 50 पे देंगे। क्या रेट से? तो 50 में 12% कितना बनता है? 6,000। बहुत सिंपल है बेटा। अब ये रेंट पे हो गया या आउटस्टैंडिंग है? कैसे पता पड़ा? क्योंकि पेमेंट साइड में कहीं इंटरेस्ट, ऊपर आपको कैश बुक की समरी दी हुई है और समरी में कहीं कैश इंटरेस्ट देना नहीं दिखाया, इसका मतलब आउटस्टैंडिंग है। तो पीएनएल में 6,000 डेबिट और लाइबिलिटी में 6,000 क्रेडिट कर दिया। उसके बाद अब कैश एंड बैंक की समरी का हम डबल इफेक्ट दें, उसमें सबसे पहले क्या दी थी? कैश सेल को हम रिकॉर्ड कर चुके, देखो ट्रेडिंग अकाउंट में क्रेडिट, कैश अकाउंट में डेबिट, हम कैश सेल रिकॉर्ड कर चुके। कलेक्शन फ्रॉम डेटर यहां लिख लेते हैं, टू डेटर्स 26 लाख, ये कैश बैंक में डेबिट और डेटर्स में बाय कैश करके डेटर में क्रेडिट और कैश बैंक में डेबिट। नेक्स्ट पेमेंट टू लेंडर हम निपट चुके। सैलरी बाय सैलरी 40, कैश अकाउंट से सैलरी क्रेडिट और पीएनएल में
पीएल में सैलरी 48 की डेबिट, तो बाहर कितनी आएगी सैलरी? 44 की सैलरी फॉर द ईयर है, क्योंकि जो 48 पे की है उसमें 4 तो पिछले साल की थी, तो 44 इस साल की है और आउटस्टैंडिंग कुछ दिया हुआ नहीं है। मिसलेनियस ऑफिस एक्सपेंसेस कैश अकाउंट से क्रेडिट बाय मिसलेनियस ऑफिस एक्सपेंसेस 72,000 कैश अकाउंट से क्रेडिट, और पीएनएल में टू ऑफिस एक्सपेंसेस 72,000 डेबिट। कमीशन कितना पे किया? 30। 20 तो पिछले साल का ही आउटस्टैंडिंग था, 20 तो पिछले साल का था, कुल कितना दिया? मतलब वही दिया, पिछले साल का आउटस्टैंडिंग दिया, इस साल के लिए कुछ भी नहीं दिया, इस साल कमीशन बना ही नहीं होगा, तो 20,000 कमीशन अकाउंट में डेबिट, और कैश अकाउंट से बाय कमीशन कैश से क्रेडिट, और पीएनएल में डेबिट। तो मतलब जो 20 दिया वो पूरा का पूरा, तो इस साल कमीशन कुछ भी नहीं आया। इनकम टैक्स ड्राइंग मानेंगे इसको, तो इसको कैश अकाउंट से क्रेडिट बाय इनकम टैक्स, 50 कैश अकाउंट से क्रेडिट, और कैपिटल में 50 ड्राइंग के नाम से डेबिट टैक्स। फिर एफडी में भेजा 6 लाख, कैश अकाउंट से लिखेंगे बाय एफडी, ये इन्वेस्टमेंट है, 6 लाख कैश बैंक अकाउंट से क्रेडिट, और बैलेंस शीट में एफडीआर के नाम से 6 लाख असेट में डेबिट एफडीआर। अब ये एफडी कब करवाई? साल के बीच में, इस पर रेट इंटरेस्ट की 12%, तो इंटरेस्ट अक्रूड हुआ 36,000 का इंटरेस्ट अक्रूड हुआ, तो वो असेट में डेबिट, अक्रूड इंटरेस्ट ऑन 36,000 का इंटरेस्ट असेट साइड में डेबिट, और पीएनएल में बाय इंटरेस्ट ऑन एफडीआर, 6 लाख की एफडी, रेट 12% फॉर 6 मंथ, 36,000 पीएनएल में क्रेडिट, और बैलेंस शीट के असेट साइड में अक्रूड इंटरेस्ट के नाम से डेबिट। बस पेमेंट टू क्रेडिटर, कैश बैंक से बाय क्रेडिटर, कैश अकाउंट से 24 लाख क्रेडिट, क्रेडिटर में टू कैश 24 लाख डेबिट। बस क्वेश्चन बहुत इंटरेस्टिंग, नए पॉइंट और लेंदी भी था, इसलिए मैंने इसको थोड़ा बाद में करवाया। बेटा आप नेट प्रॉफिट निकाल सकते हो आप, टू नेट प्रॉफिट बैलेंसिंग फिगर, नहीं बेटा हेवी प्रॉफिट आएगा, 22,50,000 का नेट प्रॉफिट है, 20 लाख। इनका तो लगाकर 21,26,300 आ रहा है इनका, दो बच्चों का 21,26,300 आ रहा है, एक का आप वाला ही आ रहा है। जो आ रहा है वही बोलो बेटा आप, तो ये बच्चे बुक देख के बोल रहे हैं, यस हाँ हाँ, ये बच्चे बुक, ये 21 लाख जो बोल रहे हैं ना, ये बुक देख के बोल रहे हैं। 20,66,300 यहाँ से डेबिट, और कैपिटल में 20,66,300 क्रेडिट, कैपिटल लिख दो बाहर, $150 माइनस 1,000 माइनस 5,000 प्लस ये टैक्स 50,000 है, टैक्स शायद 5,000 ले लिया क्या आपने बेटा? टैक्स 50,000 है वो, मैंने शायद गलती से 5 ले लिया होगा आपने। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, वो आपने 5, वो मेरा लिखा ही स्पीड में था, 21 लाख। ये आगे क्लोजिंग कैपिटल
बस बेटा इधर के ये डेटा निकाल लो, बाय बैलेंस शीट क्लोजिंग डेटा निकालो। अभी तो ये बैलेंस शीट में रखने हैं दो जगह, यहाँ भी और बैलेंस शीट में भी। क्लोजिंग डेटा 22 लाख 22,11,500, डेटर 22,11,500। बेटा मास्क लगाइए आप भी और आप भी। मैं जानता हूँ अच्छा आप रिस्पॉन्स दे रहे हैं, लेकिन मैं समझ सकता हूँ, लेकिन बेटा रूल इज़ रूल। और मुझे कंप्लेंट मिली है कि कुछ गर्ल्स स्टाफ से मिसबिहेव करती है जब उनको आके कहा जाता है मास्क के लिए, या जब कहा जाता है डिस्टेंस के बैठने के लिए। बेटा वो स्टाफ हमारे इंस्ट्रक्शन में काम कर रहा है, अपनी मर्जी से काम नहीं करता। आप उनसे मिसबिहेव करते हो, मतलब आप एकेडमी से मिसबिहेव करते हो, और ये गलत बात है। आप बहुत अच्छे घरों से बिलोंग करती हैं, डिसिप्लिन फॉलो करना चाहिए। हम ये रूल किसके लिए फॉलो कर रहे हैं बताइए बेटा? हमें मास्क में लगा के बैठा हूँ मैं तो सेफ हूँ, आप नहीं लगा के बैठे आप अनसेफ हैं, आप भी अनसेफ है और आपके आसपास वाले भी अनसेफ है। तो मैं ये कैसे बेटा टॉलरेट कर सकता हूँ कि आप भी अनसेफ रहो, आपके घर वाले भी अनसेफ रहे और आपके आसपास वाले अनसेफ हो जाएं? और रूल बेटा ऐसा है कि अभी तो ठीक है कोचिंग का कुछ क्लियरिटी नहीं, पर आप सोचो यदि टीम आई और आपको बगैर मास्क देखा और उसकी वजह से क्लास सील हो गई, तो आप क्या ये बर्दाश्त कर पाओगे कि सिर्फ आपकी वजह से पूरी क्लास सील हो गई? मैं जानता हूँ इट इज़ डिफिकल्ट टू मैनेज, पर थोड़ा सा कॉपरेट करो स्टाफ को भी, मिसबिहेव ना करें। मुझे मिसबिहेव आप कोई करता हुआ दिखाई देगा तो मैं उसके लिए एक्शन भी ले सकता हूँ, उसके पेरेंट्स से बात करके। स्टाफ को जो आता है वो सिर्फ हमारे इंस्ट्रक्शन पे आता है, ठीक है बेटा? हाँ मैंने आपको कहा आपको दिक्कत है तो आप, मतलब मैं इसको अलाउ नहीं करूँगा, पर मजबूरी हो तो आप थोड़ा सा कर सकते हो कि आप अपना मुंह पे कम से कम मास्क रखो। बेटा ये हो गया। हाँ अच्छा क्रेडिट निकालनी बेटा, 8 लाख, ये क्रेडिट मैंने दिखा दिया 8 लाख। मैंने क्वेश्चन कितनी स्पीड से किया है, क्योंकि फिर भी 1 घंटा लग गया। और बेटा कैश बैलेंस भी निकालना है ना, अभी तो क्लोजिंग कैश बैंक भी तो निकालना है। बाय बैलेंस ओनली 6,000, ठीक है बेटा 6,000 लिख देता हूँ, 6,000। नहीं नहीं इतना तो नहीं आ रहा है। अच्छा नहीं टोटल नहीं लिखते बेटा, आप सिर्फ बैलेंस लिख देते हैं। क्या बैलेंस सही है 6,000? यहाँ भी लिख दूँ बेटा, और बैलेंस शीट में भी लिख देता हूँ कैश एंड बैंक। हाँ 30,38,000। इनका तो लगा रहा है 35,78,300 बोल रहा है। लाओ जो है अपना सही है बेटा। अब क्वेश्चन का क्या रहा मुझे उससे मतलब नहीं, मैंने क्वेश्चन अपने हिसाब से कराया है, ये सही है, इसमें कोई गड़बड़ नहीं है। हेलो, कोई डाउट है? डाउट? मैंने स्पीड देखो, आप सोचो बेटा स्पीड से हमने किया बिल्कुल 8:30 डॉट हमने स्टार्ट कर दिया था, और अभी हो गया है 9:40, मतलब आप 1 घंटा और 10 मिनट एक क्वेश्चन में लगा है। उसके बाद भी मुझे कहना पड़ा कि मेरी स्पीड बहुत फास्ट थी, पर आप सोचो कि मैं इससे स्लो करवाता तो कैसे पॉसिबल था बेटा? तो ये स्पीड मेरी बिल्कुल फास्ट नहीं थी। आपको हो सकता है थोड़ा समझने में कहीं दिक्कत आई हो तो आप फिर से सॉल्यूशन देख लीजिए, मतलब समझ जाएंगे। क्वेश्चन बहुत ही इंटरेस्टिंग था, डिफरेंट था, कई सारी नई चीज़ सीखने को मिली, और एक डिफिकल्ट क्वेश्चन और
लेंथी क्वेश्चन को मैनेज करना भी आना चाहिए एग्जाम में, कि हाउ टू मैनेज लेंथी एंड डिफिकल्ट क्वेश्चन इन एग्जाम। दिखा देता हूँ। और मेरे राइटिंग भी इतनी माशाल्लाह लिखी है, इतनी खराब तो नहीं जितनी आपको अभी दिख रही है। आप यकीन नहीं मानो, सही बोल रहा हूँ मैं, कि कई बार मेरा खुद का लिखा हुआ है ना, मुझे समझ में नहीं आता मैंने क्या लिखा है। तो फिर आप फिर लिखते कैसे हो घर जाके? अंदाज से, सोच सोच के लिखते हो, अंदाज से लिखते हो। हाँ बेटा, ये आप रेंट के बारे में देखिए, ये तो पता है ना आपको, रेंट 75,000 था, ये तो पता ही है ना आपको। हाँ ठीक है, पीडीएफ तो आपको मिल जाएगा, जल्दी मिल जाएगा। हाँ बोलिए बेटा। हाँ ठीक है, अपन अपन डिस्कस कर लेंगे उसको, हम उसके आंसर को वेरीफाई कर लेंगे, चेक कर लेंगे। आप इसका अगर क्वेश्चन में एग्जाम में आ जाए, ऐसा एग्जाम में आने की संभावना बहुत कम है, अदरवाइज आपको ये लग जाएगा कम से कम 45 मिनट, 45 मिनट लग जाएगा बेटा। ये बेटा कैश अकाउंट देखो, ऋतिक कैश अकाउंट देख लो। देखो हमारे ऑनलाइन वाले बच्चे बोल रहे सर हमें तो आपकी राइटिंग समझ में आती है। इतना गंदा मैंने यहाँ लिखा है, इतना गंदा हमेशा थोड़ा लिखता हूँ मैं। हाँ बेटा, आदत हो जाती है राइटिंग की भी, अंदाज हो ही जाता है कि मैंने क्या लिखा होगा, अमाउंट से समझ लेते हैं। क्या बेइज्जती की है, अमाउंट से समझ लेते हैं कि मैंने क्या लिखा होगा। खुल के बेइज्जती हो रही है। ये बताओ वो बताओ बेटा, कितनी बार मुझे इधर उधर दौड़ाओगे, सर ये बताओ, सर वो बताओ, सर ये बताओ। ये लो, इन भाई साहब को पीएनएल देखना है फिर से, कितनी बार देखोगे? कुल हमने रेंट पे किया कुल लैंडलॉर्ड को 79 दिया, उसमें 2,000 तो डिपॉजिट दिया, 2,000 जो दिया वो तो हमारी असेट है, तो रेंट 77 पे किया, 77 में 6,000 पिछले साल का था, तो करंट ईयर का रेंट 71 दिया, करंट ईयर का रेंट दिया 71 पर बनता है 78, तो हमने 7,000 अभी भी रेंट देना बाकी, वो आउटस्टैंडिंग हो गया। अगेन 1 मंथ रेंट आउटस्टैंडिंग। इज इट ओके? ठीक है। अभी आपका टेस्ट बचा ना सिंगल एंट्री का, आपका टेस्ट पेंडिंग है ना सिंगल एंट्री का भी। क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। नंबर 1, पीएनएल में बेटा 2 बार दिखा चुका हूं, 2 बार दिखा चुका हूं पीएनएल, अब आपको पीडीएफ मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 1, 15 मिनट बचे हैं ना अपने पास, की ज्यादा बचा है? 15 मिनट में क्वेश्चन नंबर 1 जितना हो सकता होता डिस्कस कर लो। श्री राम, 1 घंटे में एक क्वेश्चन, वेरी लो स्लो स्पीड। बेटा क्वेश्चन देखा तुमने कैसा था वो? हाँ हाँ, मैं वही बोल रहा हूँ कि इतना टिपिकल क्वेश्चन, इसके पॉइंट कितने स्पेशल एडजस्टमेंट वाले थे, उसमें इतना समझना उसके बाद करना। हाँ ये तो ऊंची ऊंची देते बेटा। चलो, मिस्टर अनूप रन्स ए होलसेलर बिजनेस, ये भी होलसेलर है। When all purchases, where all purchases and sales are made on credit, सारी परचेज सेल ये क्रेडिट करता है। बहुत बढ़िया, न कैश परचेज है न कैश सेल है, हेडेक खत्म। ही फर्निशेज द फॉलोइंग क्लोजिंग बैलेंसेस, डेटर ओपनिंग क्लोजिंग है, बीआर भी है, पेबल भी है, बिल्स पेबल है, क्रेडिटर भी है, स्टॉक भी है, बैंक भी है, कैश भी है। सबके ओपनिंग क्लोजिंग गिवन है, कुछ भी हिडन नहीं है, और कैश बैंक का बैलेंस अलग अलग दिया है। देखते हैं कैश बैंक अलग अलग बनेगा या कमेंट बनेगा, देखते हैं आगे क्या होता है।
समरी ऑफ कैश ट्रांजेक्शन ड्यूरिंग 2007-8। ये क्वेश्चन बनाने वाले का फॉल्ट है, ये ड्यूरिंग 2008 बोलना था ना इसको, क्योंकि एंडिंग क्या है इनका, दिसंबर। दिसंबर एंडिंग है कि मार्च एंडिंग है? तो फिर स्टार्ट साल शुरू कहाँ से होगा? जनवरी 2008 से दिसंबर 2008 खत्म हो जाएगा। तो इसको लिखना था समरी ऑफ केस ट्रांजेक्शन ड्यूरिंग 2008 लिखना था, ड्यूरिंग 2008, क्योंकि मार्च वाला एंडिंग थोड़ा है इसका। क्या मेरी बात समझ रहे मैं क्या बोल रहा हूँ? इसमें मैं deposited to bank after payment of shop expenses 600 per month, wages 9200 per month, personal expenses 1400 per month, rupees that much। पढ़ता हूं मैं, deposited to bank after payment of shop expenses 600 per month, wages 9200 per month and personal expenses 1400 per month, rupees 762750। मतलब इसने 3 खर्चे नगद में किए, शॉप एक्सपेंसेस 600 पर मंथ कैश में किए, वेजेस 9200 पर मंथ कैश में दी, और पर्सनल एक्सपेंसेस 1400 पर मंथ भी नगद में किए। उसके बाद जो कैश बचा वो इसने बैंक में जमा की। ये 3 खर्चे नगद में करने के बाद उससे बैंक में 762750 जमा किया। आया समझ में? तो ये 762750 क्या है? कैश डिपॉजिटेड इन बैंक आफ्टर मीटिंग ऑफ ऑल दीज 3 एक्सपेंसेस। इन 3 एक्सपेंस को मीट आउट करने के बाद उसने कैश बैंक में जमा की। तो ये जो कैश में जमा की है ये तो कैश अकाउंट से होगी क्रेडिट और बैंक में होगी डेबिट। लेकिन ये जो खर्चे किस में किए उसने, बैंक से या कैश से? ये कैश से किए हैं। ये सब खर्चे कैश से करने के बाद बची हुई कैश उसने बैंक में जमा की है, तो डेफिनेटली खर्चे कैश से हुए। तो ये खर्चे, इसका मतलब कैश अकाउंट अलग बनेगा और बैंक अकाउंट। तो 600 पर मंथ के शॉप एक्सपेंसेस है, तो साल भर के 7200, 7200 ये खर्चे कैश अकाउंट में क्रेडिट, पीएल में डेबिट। अच्छा वेजेस, चूंकि ये होलसेलर है तो ये वेजेस देगी प्रॉफिट एंड, ये वेजेस भी कैश अकाउंट से क्रेडिट, पीएल में डेबिट। और जो ड्राइंग है वो कैश अकाउंट से क्रेडिट और कैपिटल अकाउंट में डेबिट। विड्रॉ 121, विड्रॉल्स 121, ये विड्रॉवल मतलब ड्राइंग वाला विड्रॉवल है या बैंक से विड्रॉवल है? ये बैंक से विड्रॉवल है, तो बैंक अकाउंट से क्रेडिट और कैश अकाउंट में डेबिट। ये पैसा बैंक से निकाला तो बैंक बैलेंस कम हो जाएगा, कैश बैलेंस बढ़ जाएगा, तो बैंक से क्रेडिट करके कैश में डेबिट कर देंगे। अब बाकी के जो पॉइंट है ना, ये मैं जो इंपॉर्टेंट है वो डिस्कस करता हूँ। पॉइंट नंबर 11, received 20,000 rupees 20,000 on maturity of one LIC policy of the proprietor by check। प्रोप्राइटर की अपनी एक व्यक्तिगत बीमा पॉलिसी है, उसकी मैच्योरिटी पर बीमा कंपनी से 20,000 का चेक मिला और ये बैंक में जमा किया गया। बैंक टू कैपिटल, क्योंकि बैंक बैलेंस तो बड़ा है, लेकिन ये मनी उसकी पर्सनल है जो बिजनेस में आ गई, तो बैंक तो डेबिट होगा क्योंकि उसने उस चेक को बिजनेस के बैंक में जमा कर दिया है, तो बैंक अकाउंट डेबिट कर देंगे और कैपिटल अकाउंट क्रेडिट कर देंगे। इट इज जस्ट लाइक एडिशन टू कैपिटल। अब देखिए, रेंट रिसीव्ड ₹14,000 बाय चेक, इसको 14,000 का चेक मिला है किराए का, 14,000 का चेक मिला है इसको किराए का। और ये पॉइंट में बता रहा हूं, क्वेश्चन बहुत लेंदी है लेकिन बड़ा शानदार है। पॉइंट नंबर 6, मैं सिर्फ इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस कर रहा हूँ। ये लेंदी क्वेश्चन है, एग्जाम में इसकी संभावना कम होती है, लेकिन मैं क्वेश्चन करवाता हूँ ग्रिप के लिए, कॉन्फिडेंस के लिए, नॉलेज के लिए। द पॉइंट नंबर 6 देखो, द बिजनेस इज कैरिड ऑन एट द प्रीमाइसेस ऑन बाय द प्रोप्राइटर। आता तो मुझे हिंदी ट्रांसलेट करना पड़ता है, समझाना तो बाद में पड़ता है, पहले हिंदी ट्रांसलेट करो फिर समझाओ कि सर क्या लिखा है। तो क्या लिखा है ये? मतलब ये बिजनेस जहां चलाया जा रहा है वो बिजनेस का नहीं बल्कि ऑनर का पर्सनल प्रॉपर्टी में किराए मतलब बिजनेस चलाया जा रहा है। 50% ऑफ द ग्राउंड फ्लोर स्पेस इज यूज फॉर बिजनेस।
ग्राउंड फ्लोर का आधा, ग्राउंड फ्लोर का भी आधा तो वो बिजनेस में यूज करता है, ग्राउंड फ्लोर का आधा बिजनेस में यूज करता है, और बचा हुआ आधा एंड रिमेनिंग 50% इज लेट आउट फॉर एन एनुअल रेंट ऑफ 20। बचा हुआ आधा उसने 20,000 रुपये पे किराए पे दिया हुआ है। तो ग्राउंड फ्लोर पे आधे में बिजनेस चलाता है, आधा किराए पे दिया है, और ऊपर खुद रहता होगा। फर्स्ट फ्लोर पे वो रहता होगा, रेसिडेंस होगा, पर ग्राउंड फ्लोर पे आधे में बिजनेस चलाता है, आधा किराए पे दिया हुआ है। कितने किराए पे दिया हुआ है? आधा किराए पे दिया कितने में? 20,000 में। अच्छा, इधर ऊपर रेंट रिसीव्ड है, पॉइंट नंबर 12 में रेंट रिसीव्ड है 14,000। यस, अमन ने सही बताया, तनिष ने भी सही बताया। ये क्या? तो रेंट बना कितना? 20, मिला कितना? 14 रेंट मिला। अर्चित ने भी सही बताया। मोहित कुमार ने भी सही बताया। तो क्या करें इस 14,000 का? बेटा ये रेंट पर्सनल इनकम है, बिजनेस की है ही नहीं। जो रेंट मिला है 14,000, ये हमारी बिजनेस की इनकम है या उसकी पर्सनल? भाई ये प्रीमाइसेस बिजनेस का तो बेटा है ही नहीं ना। जब बिजनेस का प्रीमाइसेस नहीं तो उसका मिलाया हुआ किराया, उससे मिला हुआ किराया भी कौन सी इनकम हुई? पर्सनल इनकम हुई, पर वो आ गई बिजनेस के बैंक खाते में। तो बिजनेस के बैंक अकाउंट में होगी डेबिट, लेकिन क्रेडिट कहाँ होगी? बैंक अकाउंट में डेबिट होगी, क्रेडिट कहाँ होगी? कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट होगी 14,000। और जो 6 किराया लेना बाकी है, ये असेट है, लेकिन वो ये असेट बिजनेस की या पर्सनल असेट है? तो उसको आप यहाँ पर असेट बिजनेस की बैलेंस शीट में एज एन असेट कैसे दिखा सकते हो? वो तो पर्सनल असेट है। तो 6,000 का बिजनेस की बुक्स में ना इनकम मानेंगे उसको, ना इनकम मानकर क्रेडिट करेंगे, ना असेट मानकर डेबिट करेंगे, तो 6,000 का कुछ भी नहीं हुआ, क्योंकि वो बिंगे पर्सनल असेट एंड पर्सनल इनकम। 6,000 किराया मिलना बाकी है, पर ये बिजनेस को नहीं, व्यक्तिगत है। तो उस व्यक्तिगत असेट और व्यक्तिगत इनकम दोनों को दिखाना अलाउड नहीं है। तो हम जब इनकम नहीं मान सकते व्यक्तिगत इनकम को, बिजनेस की इनकम, तो उसको असेट कैसे मान लें? तो इसका डबल इफेक्ट कुछ भी नहीं होगा। असेट जो 6,000 किराया लेना बाकी है ये किराया कब मिलेगा? अगले साल। तो उसको एडिशन भी केवल कब मानेंगे? अगले साल। थोड़ा सोचो और मुझे बताओ कि क्या इसमें प्रॉब्लम क्या है? तुम्हें क्या हो गया? एक्सपेंस कहां से हो रहे? तो इनकम हो रही है, किराया मिल रहा है, एक्सपेंस कहां से हो गया? हाँ, तो किराया प्रेमाइसिस का 20,000 है, पर वो किराया उसका खुद बिजनेस का नहीं बल्कि पर्सनल इनकम है। उसमें से मिला 14,000। वो 14,000 उसको घर ले आना था, वो ले आया कहाँ पर? बिजनेस के बैंक खाते में। तो बैंक अकाउंट डेबिट 14,000 टू कैपिटल 14,000 बस। और 6,000 का जो किराया मिलना बाकी है उसकी कोई एंट्री करने की जरूरत क्यों नहीं है? वो तो पर्सनल असेट है और पर्सनल इनकम है। पर्सनल असेट और पर्सनल इनकम दोनों ही हमें नहीं लेनी है, तो क्यों ले उसको? ठीक है। हाँ, लेकिन जो आधा प्रीमाइसिस यूज करता है, आधा यूज करता है बिजनेस के लिए, उसका किराया भी तो 20 होना चाहिए। उसका किराया भी तो 20 होना चाहिए। जब आधे का किराया 20 है जो किसी और को दिया हुआ है, तो बचे हुए आधे में जो खुद का बिजनेस चलाता है उसका किराया भी तो 20 होना चाहिए। तो उसे क्या करा जाए? उसका क्या किया जाए? बिजनेस के लिए एक्सपेंस है और पर्सनल उसकी इनकम है, तो हम या तो इसको इग्नोर करें, बिंगे नोशनल चार्ज, ये हाइपोथेटिकल कॉस्ट है, ये इम्प्यूटेड कॉस्ट है, ये नोशनल कॉस्ट है, एक्चुअल नहीं। बिजनेस एक्चुअल में पे नहीं कर रहा, पर लॉजिकली तो 20,000 बिजनेस के लिए एक्सपेंस है और उसकी व्यक्तिगत इनकम है। कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, लेकिन इफेक्ट पड़ेगा। आपकी बैलेंस पे इफेक्ट नहीं पड़ेगा, आपकी केबल पे इफेक्ट नहीं पड़ेगा, लेकिन प्रॉफिट पे तो पड़ेगा। आप क्या करोगे? पीएल में डेबिट करोगे और केबल में क्रेडिट करोगे। पीएल में डेबिट करने से प्रॉफिट कम भी हो जाएगा और केबल कम भी हो जाएगी, और जब केबल बढ़ भी जाएगी पर्सनल इनकम के नाम से, तो केबल पर ओवरऑल इम्पैक्ट नहीं आएगा। लेकिन बिजनेस का यदि आपको सही नेट प्रॉफिट निकालना है, बिजनेस का सही ऑपरेटिंग प्रॉफिट निकालना है, आप समझते हो
आज ये दुकान, यहाँ बिजनेस नहीं चल रहा होता तो क्या होता? ये रेंट पे देते 20,000, बिजनेस किसको पर्सनली मिलता? चलो ये रेंट, ये प्रॉपर्टी खुद की नहीं होती तो बिजनेस को 20,000 देना पड़ता, नहीं देना पड़ता, तो उसका खर्चे में आता कि नहीं आता? तो बिजनेस का सही प्रॉफिट निकालने के लिए तो आपको घटाना चाहिए। आया समझ में? अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, वैसे फाइनेंशियल अकाउंटिंग में एक्चुअल कॉस्ट रिकॉर्ड की जाती है, इसलिए इसको इग्नोर कर भी सकते हैं, करना भी पड़ेगा। मैं तो लॉजिकल बता रहा हूँ। आप सोचो, फॉर एग्जाम्पल एक व्यक्ति है, एक लड़का है, वो कुछ रोजगार वगैरह, उसका कुछ धंधा वंधा है नहीं, वो उसके मम्मी डैडी, उसको नीचे घर के नीचे दुकान है जिसका किराया आता है साल भर का 6 लाख, साल भर का 6 लाख किराया आता है। वो खाली करवा के अपने बेटे को दे देते हैं कि ले बेटा तू चला, इस पर दुकान चला। बेटा दुकान लेकर बैठ जाता उस पर। अब सारे वाले खर्चे वर्चे घटाकर, अच्छा रेंट कितना था उसका? 6 लाख उनको मिलता था। अब मम्मी डैडी को रेंट मिलना बंद हो गया क्योंकि बेटा वहां पर बैठा है। बेटा बड़े शान से बोलता है, पापा मैंने इस दुकान से, चूंकि उसने सारे खर्चे घटा दिए लेकिन रेंट नहीं घटाया क्योंकि रेंट पे नहीं करना पड़ा है। वो कहता है कि देखो मैंने 2 लाख रुपए कमा लिया, मैंने दुकान से 2 लाख रुपए कमा लिया, देखो मेरा मतलब, तो क्या है सही है? एक्चुअल में क्या हुआ? आज ये क्या ये 2 लाख वाकई में 2 लाख कमा रहा है? यदि ये यही बच्चे को बोलते कि भाई तू अपनी घर की दुकान नहीं है, पास की दुकान किराए पे ले ले, तो उसे 6 लाख रुपया किराया देना पड़ता तो 4 लाख के लॉस में आ जाता। एक्चुअल में तो लॉस में है। तो सही बिजनेस का प्रॉफिट निकालने के लिए क्या करना चाहिए? ये नोशनल रेंट भी घटना चाहिए। पर हम, फाइनेंशियल अकाउंटिंग का एक ड्रॉबैक है कि फाइनेंशियल अकाउंटिंग में नोशनल कॉस्ट रिकॉर्ड नहीं की जाती, ओनली एक्चुअल कॉस्ट रिकॉर्ड की जाती है। जबकि कॉस्ट अकाउंटिंग में नोशनल कॉस्ट भी रिकॉर्ड हो सकती है, वो उसका प्लस पॉइंट है। इस वजह से इसको हम छोड़ रहे हैं, कंसिडर नहीं कर रहे। अदरवाइज पीएल में डेबिट करते और पर्सनल इनकम के नाम से उसकी केबल में क्रेडिट करते, पर हम नहीं कर पा रहे। अब ये पॉइंट इससे ज़्यादा डिस्कस भी कर नहीं पाएंगे, कोई मतलब नहीं है। अच्छा क्वेश्चन है, लेंदी है, लेंदी है, लेकिन इससे आपको एक लेंदी क्वेश्चन को, टिपिकल क्वेश्चन को क्लास में मैनेज करना, एग्जाम में मैनेज करना की प्रैक्टिस बनेगी, इसलिए मैं करवा रहा हूं। ठीक है बेटा? क्लेम अगेंस्ट द फर्म फॉर damages 155 इज अंडर लीगल डिस्प्यूट, लीगल एक्सपेंसेस 17,000, फर्म एंटिसिपेट डिफीट इन द सूट। 1,55,000 का क्लेम किसी ने फर्म पर कर रखा है और लग रहा है कि फर्म, मतलब ये प्रोप्राइटर मिस्टर अनूप, ये हार जाएगा, तो हमें 155 का प्रोविजन बनाना चाहिए फॉर एंटिसिपेट लॉस। इसको हम पीएल में डेबिट कर देंगे और बैलेंस शीट में लाइबिलिटी नहीं, प्रोविजन फॉर क्लेम। देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन प्रोविजन एंड, क्योंकि ये एंटिसिपेटेड की केस हार जाएगा, तो कंजर्वेटिज्म क्या या प्रूडेंस जो आप बोलते हो उसके हिसाब से हमें एंटिसिपेटेड लॉसेस वी शुड प्रोवाइड, वी शुड रिकॉग्नाइज, वी शुड कंसीडर ऑल एंटिसिपेटेड लॉसेस। और ये एंटिसिपेटेड लॉस ही तो है, तो इसको पीएल में डेबिट कर देंगे और बैलेंस शीट की लाइबिलिटी साइड में प्रोविजन फॉर क्लेम के नाम से क्रेडिट कर देंगे 155। हाँ, क्या डाउट है? लीगल एक्सपेंसेस 17,000, ये तो हम कल डिस्कस कर पाएंगे। बाकी तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये भी। ट्रांजिशन डेट्स आ रहे हैं, एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन के चांसेस बहुत कम होते हैं। ऐसा क्वेश्चन यदि कोई पेपर सेटर देना तो 20 मार्क से कम का नहीं होना चाहिए क्वेश्चन। यदि देता है तो उसे 20 मार्क का तो एक ही क्वेश्चन देना चाहिए, बस सिंगल क्वेश्चन 20 मार्क, 16 मार्क का नहीं, 20 मार्क का होना चाहिए ऐसा क्वेश्चन। मैं करवाऊंगा बेटा, आपको नहीं करना है। ठीक है बेटा, चलिए कल मिलेंगे। अब कल मुझे तो समझ में नहीं आ रहा है कि ये सीन क्या होने वाला है, कहीं वापस वही सीन ना आ जाए जो आज से 4 महीने पहले था। मेरे हाथ में नहीं पड़े, गवर्नमेंट के हाथ में है। हम तो चाहेंगे कि हमारी क्लास चलती रहे, इसीलिए हमने अरेंजमेंट किया है कि आप एक क्लास में बच्चे कम रहें। और अभी मैं अरेंजमेंट आपको बताया होगा शायद निखिल सर ने कि कैसा करने वाले हैं, ताकि हम सभी को